जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट हब में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं रेलवे ग्रुप डी के मॉक टेस्ट के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है भी हमने ग्रुप डी के 3 मॉक टेस्ट है वो कंप्लीट कर लिए हैं। अगर वो पीछे वाली क्लास आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप पीछे वाली क्लास देख सकते हैं, या फिर आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यूस वीक क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज अपन इस क्लास के अंदर मॉक टेस्ट 4 कवर करने वाले हैं, तो बने रहेगा हमारे साथ। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगा। एप्लीकेशन का लिंक मैंने आपको आई बटन पर दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। रही बात टेस्ट सीरीज की, तो हमने ग्रुप डी, एनटीपीसी और एएलपी इन सभी के लिए टेस्ट सीरीज भी अपलोड कर रखी है, तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप आज से ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं भी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और मॉक टेस्ट 4 का पहला क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। अब इसमें आपको बोला गया भी एक निश्चित राशि 3 साल में 1725 और 5 साल में 1875 हो जाती है, तो साधारण ब्याज की दर आपको ज्ञात करनी है। देखो भी आपको 3 साल का मिश्र धन दे दिया 1725 रुपए, ठीक है, और 5 साल का मिश्र धन दे दिया आपको 1875 रुपए। आपको पता है भी 3 साल का मिश्र धन 1725 है और 5 साल का मिश्र धन 1875 है, तो 2 साल का मेरे पास में ब्याज आ जाएगा। 5 साल के मिश्र धन में से 3 साल का मिश्र धन माइनस कर दूंगा तो मेरे पास में 2 साल का ब्याज आ जाएगा कितना भी 150 रुपए। तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, तो 1 साल का जो ब्याज है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 75 रुपए। तो 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, तो 225 रुपए हो जाएगा। 3 साल का ब्याज है वो 225 रुपए हो जाएगा। 3 साल का मिश्र धन आपको दे रखा है 1725 रुपए और 3 साल का ब्याज आपके पास में है, तो मूलधन आप निकाल सकते हैं। मूलधन बराबर क्या होता है, मिश्र धन माइनस में ब्याज होता है। तो 1725 में से 225 जाएगा तो 1500 रुपए बचेगा भाई, तो 1500 रुपए है वो आपके पास में क्या आ गया, मूलधन आ गया। अब देखो भी दर ज्ञात करनी है। दर बराबर क्या होता है, दर बराबर होता है मूलधन कितना है भी आपके पास में, दर बराबर होता है आपके पास में ब्याज। ब्याज कितना है, 225 रुपए है, 225 इंटू 100 और अपोन में आपके पास में क्या है 1500 और इंटू आपके पास में कितना हो जाएगा, ये 3 साल का है ना, तो 3 साल। अब देखो भी 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो, 15 से ये 15 बार कैंसिल हो जाएगा और फिर 3 से भाग दोगे तो ये आपके पास में 5 आ जाएगा। तो 5% है वो आपके पास में क्या आ जाएगा, भी साधारण ब्याज की दर आ जाएगी। आगे देखो भी नेक्स्ट, अब इसके अंदर है वो 10.24 और रूट के अंदर है, यानी 1024 है वो 32 का स्क्वायर होता है भी। अब मैं देखो भी 3.2 को 3.2 के साथ में मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आता है, 10.24 आता है भी, यानी 32 का स्क्वायर। तो जैसे यहां पे रूट है, रूट के अंदर संख्या क्या है, रूट से जैसे ही बाहर निकलेगा तो 2 के अंदर अगर 0.2 अंकों के बाद में है तो रूट से बाहर निकालोगे तो 1 के बाद में आ जाएगा। अगर 4 के बाद में है तो दशमलव से बाहर निकालोगे तो 2 के बाद में रूट आ जाएगा, दशमलव लग जाएगा, तो ये आ जाएगा 3.2 और इंटू 1764 है वो 42 का स्क्वायर होता है, तो 4.2 और डिवाइड बाई 441 है ये आपका 21 का स्क्वायर होता है, तो 2.1 और इंटू 40 96 है वो 64 का स्क्वायर होता है, 6.4। अब देखो भी 21 से 21 2 42 2 बार कैंसिल हो गया, ठीक है, दशमलव से दशमलव कैंसिल हो गया। अब 32 2 64, 6.4 इंटू 6.4 तो आपके पास में 40 96, तो ये हो जाएगा 1 के बाद में दशमलव यहाँ पे और 1 के बाद में यहाँ पे, तो 2 के बाद में दशमलव लग जाएगा, 40 96 आ जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब देखो भी आपको क्या ज्ञात करना है इसके अंदर, इसमें माध्य ज्ञात करना है। माध्य ज्ञात करना तो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, आपके पास में एक्स आई दे रखा है और एफ आई दे रखा है, तो यहां पे आपके पास में क्या आ जाएगा, एक्स आई एफ आई दोनों का मल्टीप्लाई, 2 दूआ 4 और 4 एकम 4 और 6 दूए 12। अब आप क्या करोगे, सिग्मा कर लो। सिग्मा का मतलब होता है जोड़, सिग्मा एफ आई एक्स आई का मतलब क्या हो जाएगा, 12 और 8 20, और यहां पे सिग्मा एफ आई का योग कर लो तो ये कितना हो जाएगा, आपके पास में 5 हो जाएगा। तो एक्स बार यानी माध्य बराबर क्या होता है, फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपोन में सिग्मा एफ आई, बराबर में आपके पास में कितना आ जाएगा, 20/5 बराबर में आपके पास में 4, तो माध्य कितना आ जाएगा भी 4 आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला है आपके पास में, दो शंकु ऐसे हैं जिनके आयतन का जो रेशियो है वो तो 1:10 है और ऊंचाई का जो रेशियो है वो है 2:5। उनकी त्रिज्याओं का रेशियो आपको निकालना है। देखो भी शंकु का आयतन क्या होता है, आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, और ये दूसरा हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो भी 1/3 से 1/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, बराबर में आप क्या रखोगे 1/10 दे रखा है भी आपको। अब यहां से आपको आर का मान तो निकालना है, एच का मान आपको दे रखा है भी अनुपात में, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में 2r स्क्वायर अपॉन में ये आ जाएगा आपके पास में 5r स्क्वायर, ये 1 कर लो और ये 2 कर लो भी, कोई दिक्कत नहीं, और बराबर में आपके पास में कितना आ जाएगा, ये बराबर में 1/10 आ जाएगा भी। अब वज्र गुणा करवा दो तो आपके पास में r1 की स्क्वायर अपॉन में r2 की स्क्वायर, बराबर में ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 इंटू कितना हो जाएगा भाई 5 इंटू, तो यहां पे ये जो 5 है वो ऊपर चला जाएगा, 5 इंटू 1 तो 5 हो जाएगा, अपॉन में 2 इंटू 10, 2 इंटू 10 तो 5 से काट दो, 5 1 5, 5 2 10, तो r1 से r1 की स्क्वायर है, यहां से स्क्वायर हटाओगे तो आगे वाले पे रूट लग जाएगा, तो ये 1/4 है, 1/4 के ऊपर रूट लगेगा तो ये कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा भी बाहर, तो इसे 1:2 लिख सकते हैं भी। तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात कितना आ जाएगा 1:2 आ जाएगा, राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। एक बाल्टी में तरल ए, एक बाल्टी है उसके अंदर आपको तरल ए दे रखा है भी, तरल ए और तरल बी का जो रेशियो है वो 13:14 के अनुपात में है, और 108 लीटर मिश्रण को निकाल दिया जाता है और 108 लीटर तरल बी भरा जाता है। जब यह अनुपात 7:8 में बदल जाता है, तरल बी की आरंभिक मात्रा कितनी है, ये आपको लीटर में बतानी है। देखो भी मैं मान लेता हूं भी यहां पे 13:14 दे रखा है, 13:14 दे रखा है, तो मैं 13x और 14x मान लेता हूं, 13x और 14x मान लेता हूं। अब देखो भी 108 लीटर टोटल मिश्रण आपके पास में टोटल जितना भी है उसमें से 108 बाहर निकाला जाता है भी। अब देखो भी 108 के अंदर ए की मात्रा कितनी है और बी की मात्रा कितनी है वो देख लो, क्योंकि यहां पे 13:17 है ना, 13:14 है, इन टोटल आपके पास में 27 है, 27 बराबर 108, तो एक का मान कितना आ जाएगा 27 चौके 108 होते हुए 4 आ जाएगा एक का मान। तो आपके पास में ये 13x है ना, ये टोटल मिश्रण आपके पास में ए है, और उसमें से आपने क्या किया, अभी उसमें से आपने 13 चौके 52, तो यहां पे 52 लीटर बाहर निकाल दिया भी, उसमें से आपने क्या है 52 लीटर बाहर निकाल दिया भी। मैंने स्टार्टिंग में मान लिया भी x लीटर, स्टार्टिंग में क्या मान लिया भी, एक प्रकार से x लीटर है वो उसके पास में स्टार्टिंग के अंदर है वो मान है। अब यहां पे आपके पास में दूसरा b है, b आपके पास में 14x है, और इसमें से आपने बाहर कितना निकाला 14 चौके 56 बाहर निकाल दिया भी, ठीक है। और वो कह रहा है भी उसमें क्या है b 108 लीटर मिलाया जाता है, वापस 108 लीटर टोटल मिश्रण निकाला जाता है, और उसमें फिर b है ओनली b 108 लीटर मिलाया जाता है, और बराबर में ये प्रक्रिया है वो 7/8 हो जाती है। अब देखो भी यहां से आपके पास है ये बन जाएगा 13x माइनस में और 52, इनमें आप मल्टीप्लाई करवा दो भी, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो ये आपके पास में 13 8 104 हो जाएगा, 104x माइनस में 8 2 16 40 और 1 41, बराबर में वज्र गुणा करवा रहा हूं मैं, तो 108 में से 56 जाएगा तो 52 ही बचेगा भी, तो ये हो जाएगा आपके पास 14 7 98 x, और वो प्लस का बचेगा भी क्योंकि 108 प्लस का है ना, तो 52 को आप 7 से गुणा करोगे, 7 2 14 35 और 1 36 यानी 364। अब ये 98 है वो इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो आपके पास में 6x बचेगा, बराबर में 416 है ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा भी, तो ये 0 और 6 7 और 1 8 और उसके बाद में 780, तो आपके पास में 6x बराबर 780 है, तो x का मान कितना आ जाएगा, तो 780 अपॉन में आपके पास में क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब आपको तो क्या ज्ञात करना है, बी मिश्रण, और बी मिश्रण है कितना 14x है, तो 14 का मान ज्ञात करना है, 3 2 कर दो 14, तो इसको आप 2 से काट दो, तो ये हो जाएगा 2 3 6 2 7 14, और ये 3 से काटोगे 3 कम 3 और 3 2 6 3 6 18 260, 260 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो 0 7 6 42 4, और ये हो जाएगा आपके पास 7 2 14 और 4 18 यानी 1820, तो 1820 लीटर है वो बी मिश्रण था भी प्रारंभ में।
आगे देखो भी नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है। अब इसमें देखो भी पहले ये आकृति आती है भी, पहले आपके पास में क्या आती है, ये आकृति आती है और फिर आगे वाले पोर्शन के अंदर वो इसकी विपरीत और डारक आ जाती है भी, इसके विपरीत, यानी इसकी जो चोंच है वो नीचे की ओर है, आगे वाले में क्या है भी इसकी चोंच है वो ऊपर की ओर हो जाती है और डारक हो जाती है। इसी प्रकार से त्रिभुज की इसकी चोंच नीचे है तो आगे वाला जो त्रिभुज आएगा उसकी चोंच ऊपर होगी भी, और कैसा हो जाएगा भी, वो डारक भी होगा भी, कैसा होगा, वो डारक भी होगा। तो इस प्रकार से आपका ये बन जाएगा, ठीक है। और ऊपर वाला है वो क्या बन जाएगा भी, आपका डारक बन जाएगा। तो इसमें देख लो भी कौन से ऑप्शन के अंदर आपको, कौन से ऑप्शन के अंदर है वो ये आपका दिखाई दे रहा है। तो आपका 4 नंबर जो ऑप्शन है वो एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा भी, ठीक है। ये नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर दोनों का मुख है वो नीचे की ओर है भी, दोनों की जो चोंच है वो नीचे की ओर है, ये नहीं होगा। आगे देखो भी 7 नंबर में आपको क्या करना है, असंगत निकालना है भी। असंगत निकाला, दोनों का योग करो। m आता 13 पे, m आता किस पे आता है, 13 पे आता है, तो यहां पे आप ये आ जाएगा 13 पे, और प्लस में s आता है 19 पे। तो यहां से आपके पास में दोनों का योग कितना हो जाएगा। अब इसके अंदर देखो भी यहां पे आपको दोनों का योग कर लो, तो ये आपके पास में 17 और 39 कितने हो जाएंगे, 13 और 39 कितने हो जाएंगे, 12 और 32 हो जाएंगे। 32 में मैंने 2 जोड़ दिया तो कितना आ गया, 34 आ गया। इसी प्रकार से ये आपका W आता है 23 पे और आपका S आता है 19 पे, दोनों का योग करोगे तो कितना आ जाएगा 42, और 42 में आपने 2 जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा 44 आ जाएगा भी। इसी प्रकार से O आता है 15 पे और S आता है 19 पे, दोनों का योग करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में 34, और 34 में आप प्लस 2 कर दोगे 36 आ जाएगा भी। इसी प्रकार से U आता है आपका 21 पे और S आता है आपका 19 पे, दोनों का योग करोगे तो कितना आएगा 40 आएगा भी, और यहाँ पे भी 40 आ रहा है। तो इसका मतलब आपका जो 4 नंबर डायग्राम है वो गलत है भी, असंगत है। सभी में क्या कर रहा है भी, 2 जोड़ करके अंदर वाली संख्या आ रही है, और इसमें क्या है 2 बगैर जोड़े ही अंदर वाली संख्या आ गई भी। तो इसका मतलब 4 नंबर किस में आ रहा है, ए नंबर में आ रहा है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी यहाँ पे चिन्ह को चेंज करना है, तो यहाँ पे 17 और इसको क्या लिखेगा, ये प्लस लिख रहा है भी, प्लस 81, और डॉलर को क्या लिख रहा है, ये डॉलर का अर्थ है डिवाइड बाई 9, और फिर इसको लिखेगा प्लस का 6। तो देखो भी 9 से ये आपका 9 बार कैंसिल हो गया अभी, तो ये हो जाएगा आपके पास में 9 और 6 कितने होते हैं 15, तो 17 प्लस में 15, 17 प्लस में 15 बराबर आपके पास में कितना हो जाएगा 7 और 5 12, और 2 और 1 3, तो ये आपके पास में 32 बनेगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 8 नंबर में सी हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। अब इसमें बोला गया है भी दीप्ति महेश की पुत्री है, डी से दीप्ति है, ये पुत्री है भी, ये पुत्री है किसकी, महेश की, और महेश है वो पवन का पिता है, तो महेश है वो पिता है भी किसका, पवन का, ठीक है, पवन का। और पवन और विपिन पवन का भाई है भी, ये विपिन है ये किसका भाई है, ये पवन का भाई है भी। अब आपको बताना है विपिन दीप्ति से किस प्रकार संबंधित है, विपिन है वो दीप्ति का क्या लगेगा ये बताना है। तो देखो भी दीप्ति, पवन और विपिन सभी का पिता कौन है, तो महेश है भी, ठीक है। और ये क्या हो गए फिर भाई बहन हो गए भी, दीप्ति है, पवन है और विपिन है, ये भाई बहन हो गए। तो विपिन है वो दीप्ति से किस प्रकार संबंधित है, तो भाई हो जाएगा भाई, ठीक है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। एक महिला अपने घर से चलना आरंभ करती है और उत्तर दिशा की ओर 10 किलोमीटर चलती है भी, तो हमने उत्तर दिशा की ओर ये लो 10 किलोमीटर चला दिया। देन उसके बाद में दाएं मुड़ती है और उस दिशा में 7 किलोमीटर चलती है भी, दाएं मुड़ती है और 7 किलोमीटर चलती है, तो ये लो दाएं मोड़ दिया और 7 किलोमीटर चला। अंत में वह दाएं मुड़ती है और 10 किलोमीटर चलती है, अंत में दाएं मुड़ेगी तो नीचे की ओर आएगी और 10 किलोमीटर चलती है, तो ये 10 किलोमीटर स्टार्टिंग पॉइंट के सीधे में आ गया भी। अब इसने बोला है भी 10 किलोमीटर चलकर गंतव्य तक पहुंच जाती है, उसका घर गंतव्य से किस दिशा में है, तो उसका घर गंतव्य से किस दिशा में है ये पूछा है भी, ठीक है। तो गंतव्य स्थान पे आपको क्या डायरेक्शन बना लेनी है, तो यहां पे ये आपका पूर्व है, तो पूर्व का विपरीत क्या हो जाएगा पश्चिम, तो ये हो जाएगा आपके पास में पश्चिम, पश्चिम में अभी उसका घर, तो बी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें बोला गया है भी यदि ये आपको शब्द दे रखा है उसमें से सभी स्वर हटा दिए जाए और फिर शब्द के अक्षरों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से तीसरा आएगा।
तो सबसे पहले आप है वो इसका स्वर हटा दो भी, तो CH फिर S फिर S फिर T फिर N फिर Z T और फिर आएगा N, हमने स्वर हटा दिया। अब क्या इसको अल्फाबेट के हिसाब से लगाना है, तो पहले आएगा C फिर आएगा H और फिर आएगा डबल N और फिर आएगा डबल S और फिर आएगा डबल T और फिर आएगा Z। अब इसने बोला है कौन सा अक्षर दाईं ओर से तीसरा होगा, तो दाईं ओर से तीसरा है वो आपका ये होगा, तो ये आपका राइट हैंड साइड है और ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है। तो दाईं ओर से तीसरा पहला दूसरा और तीसरा कौन होगा, भी T होगा। तो इसका मतलब क्या है 11 नंबर में आपका डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखो भी, जब श्वेत प्रकाश जो 7 रंगों का मिश्रण है कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है तो उसका प्रक्षेपण क्यों होता है, प्रक्षेपण बोल दो या फिर वर्ण विक्षेपण क्यों होता है भी। जैसे प्रिज्म है, ये आपका प्रिज्म है, इस प्रिज्म से हमने क्या है श्वेत प्रकाश है वो आपका 7 रंगों से मिलकर बना होता है भी, VIBGYOR विबग्योर, ठीक है। और विबग्योर के अंदर है वो, अगर आपसे पूछ ले भी विबग्योर है जो श्वेत प्रकाश है उसमें जो बीच का जो प्रकाश है एकदम मध्य में जो प्रकाश आता है वो कौन सा आता है, येलो पीला आता है, ये चीज ध्यान में रखना आप, ठीक है। विबग्योर का जो मिडिल रंग है वो कौन सा है, पीला हो जाएगा। अब प्रिज्म से हमने श्वेत प्रकाश को गुजारा, गुजारने पर क्या होता है भी, ये 7 रंगों के अंदर डिवाइड हो जाएगा भी। क्यों हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक रंग की जो चाल है वो अलग अलग माध्यम के अंदर है वो अलग अलग होती है भी। अगर सभी की चाल समान होती तो वो श्वेत रंग ही बना रहता, अलग अलग नहीं होता। तो कहने का मतलब ये है भी, यहां पे लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा है भी, लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा है, और बैंगनी रंग की जो आपका वोयलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, इनकी तरंग दैर्ध्य वो सबसे कम है भी। तो यहां पे जिसकी तरंग दैर्ध्य कम होगी उसमें क्या होता है भी, अपवर्तनांक ज्यादा होता है, प्रकीर्णन ज्यादा होता है, विचलन ज्यादा होता है, ठीक है, वर्ण विक्षेपण ज्यादा होता है उसका। और तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगी उसका अपवर्तनांक भी कम होगा, तरंग दैर्ध्य भी कम होगा, वर्ण विक्षेपण भी कम होगा, ठीक है, प्रकीर्णन भी कम होगा, विचलन भी कम होगा, ये कम होंगे भी। तो ये यहां पे आपका श्वेत प्रकाश के 7 रंगों को पूरे प्रिज्म से अलग अलग चाल से गुजरते हैं, यानी इनकी जो चाल है ना वो अलग अलग होती है, जिसके कारण है ये क्या है 7 रंगों में डिवाइड हो जाते हैं। तो आपका 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट, अब इसमें बोला गया है भी एक कण एक समान त्वरण 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से प्रारंभिक वेग 10 मीटर पर सेकंड चलना प्रारंभ करता है। यानी एक कण एक समान त्वरण 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से प्रारंभिक वेग 10 मीटर पर सेकंड से चलना प्रारंभ करता है, और 20वें सेकंड और 25वें सेकंड द्वारा तय की गई दूरी आपको ज्ञात करनी है। इसका फॉर्मूला होता है S दूरी होती है, S बराबर होता है आपके पास में U, S बराबर क्या होता है U प्रारंभिक चाल प्लस U प्लस में आपके पास में क्या आ जाएगा भाई, प्लस में आपके पास में A बटा A होता है आपका त्वरण, A होता है आपका त्वरण बट्टे 2, और उसके बाद में 2n माइनस में 1 आ जाता है। n यहाँ पे क्या है, जो सेकंड यानी 20वां सेकंड है या फिर 25वां सेकंड है वो आ जाएगा। तो u प्रारंभिक वेग कितना आपके पास में 10 है, प्लस में त्वरण कितना है, एक्सीलरेशन आपके पास में 2 है, 2/2, और यहाँ पे 20वें सेकंड ज्ञात करना है, तो 2 40 माइनस 1 यानी 39, ठीक है। तो यहां से आपके पास में 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा अभी, तो ये आपके पास में हो जाएगा 10 प्लस में 1 इंटू 39। तो 39 का 1 के साथ में मल्टीप्लाई करवाओगे तो 39 से आ जाएगा, और 39 में 10 जोड़ दोगे तो 49, तो आपके पास में 49 मीटर की दूरी तय करेगा 20वें सेकंड में। अब 25वें सेकंड में और देख लो, 25वें सेकंड में आपके पास में कितना आ जाएगा, तो ये प्रारंभिक वेग 10 प्लस में 2/2, और ये हो जाएगा 25 2 50, और 1 माइनस करोगे तो आपके पास में 49, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 49 से कम 49, और 49 में 10 जोड़ दोगे तो 59 आ जाएगा भी। तो आपके पास में पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, 49 मीटर और 59 मीटर। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो भी, 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसमें बोला गया भी परिभाषा से विद्युत क्षेत्र की इकाई N/C है, तो विद्युत क्षेत्र की एक समतुल्य इकाई क्या होगी ये आपको बताना है। अब इसके अंदर देखो भी, यहां पे आपको N/C दे रखा है भी, N/C क्या हो जाएगा आपके पास में, N तो आपका न्यूटन होता है और C यहाँ पे कूलाम होता है। तो N न्यूटन है वो किसकी इकाई है, तो ये F की इकाई है भी, F की SI इकाई है वो न्यूटन है, ठीक है, मात्रक न्यूटन होता है बल का।
और यहाँ पे ये नीचे गुलाम है भी, ठीक है। अब एफ क्या होता है, एफ होता है डब्ल्यू बराबर क्या होता है आपके पास में एफ डॉट डी होता है भी, यानी बल इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा डब्ल्यू बटा डी यानी कार्य बटा आपके पास में डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन हो जाएगा। मान रख दो इसके अंदर, मान रखोगे तो एफ का मान आपके पास में क्या है डब्ल्यू, और नीचे आपके पास में कुलाम है भी, सी से इसको क्यू से लिख दो भी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहां से आपके पास में कुलाम को मैं क्यू से लिख रहा हूं भी, और डॉट यहां पे ये क्या है डी है, डब्ल्यू बटा डी था ना, तो डब्ल्यू बटा डी। अब देखो भी आपको पता है बी वी यानी डब्ल्यू बराबर होता है क्यू वी, क्यू यानी कुलाम इंटू विभांतर, और वी का फॉर्मूला आपके पास में क्या आ जाएगा डब्ल्यू बटा क्यू आ जाएगा। देखो डब्ल्यू बटा क्यू है ना, डब्ल्यू बटा क्यू को मैं क्या लिखता हूं वी लिख सकता हूं, तो वी, और यहां पे डिस्प्लेसमेंट यानी आपका विस्थापन है वो मीटर में मापा जाता है, तो वी बटा एम आ जाएगा, वी बटा एम सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी एक गतिशील पिंड में नहीं होता, गतिशील पिंड होता है उसमें स्थितिज ऊर्जा नहीं होती भी, ठीक है, उसमें गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 एम वी स्क्वायर होता है, एम द्रव्यमान होता है, वी वेग होता है, और आपका वेग होता है वो मीटर प्रति सेकंड होता है इसका मात्रक, ठीक है। और संवेग क्या होता है पी बराबर एम वी, पी बराबर एम वी, एम यहाँ पे द्रव्यमान है और वी यहाँ पे क्या है वेग हो जाएगा। स्थितिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका एम जी एच, एम द्रव्यमान, जी गुरुत्वीय त्वरण और एच ऊंचाई। चीजें समझ में आ गई क्या। शुष्क सेल में विद्रोह का कार्य कौन करता है, तो MnO2 यानी मैग्नीज ऑक्साइड करता है भी, मैग्नीज ऑक्साइड है वो विद्रोह का कार्य करता है। शीशा संचायक सेल होता है उसमें विद्रोह का कार्य कौन करता है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड करता है शीशा संचायक सेल के अंदर। ये शुष्क सेल है तो इसमें MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड करेगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4, और ये हो जाएगा हेमीहाइड्रेट यानी हाफ H2O, आधा जल का अणु, ठीक है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसमें बोला गया है भी यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए तो दोनों वस्तुओं के बीच बल क्या होगा। बल का फॉर्मूला क्या होता है भी F बराबर आपके पास में क्या हो जाएगा, F बराबर आपके पास में हो जाएगा G M1 इंटू M2, और अपोन में आपके पास में क्या आ जाएगा R स्क्वायर। अब G क्या है, ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है भी, ठीक है, सभी जगह समान रहता है भी। G का जो मान आता है बहुत बार G का मान पूछ लेता है भी, 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ये इसका मात्रक होता है, ये मान होता है G का, जो सार्वत्रिक यहाँ पे नियतांक है सभी जगह समान रहता है। M1 यहाँ पे क्या है पहला द्रव्यमान है, और M2 यहाँ पे क्या है दूसरा द्रव्यमान है, यानी दो वस्तु है ना M1 और M2, और R की स्क्वायर यहाँ पे क्या है दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी है भी। अब इसने क्या कर दिया भी द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया भी, द्रव्यमान को 3 गुना करा तो F बराबर क्या हो जाएगा M1 इंटू M2, M1 इंटू M2, तो यहाँ पे 3 गुना किया है तो 3 इसको किया है और 3 इसको किया है, तो 3 3 9 समानुपाती, यानी आपका जो बल होता है वो किसके समानुपाती होता है, दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है भी। तो यहाँ पे आपका F बराबर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, तो आपका जो बल होगा वो कितना हो जाएगा 9 गुना हो जाएगा भी, बल आपका 9 गुना हो जाएगा। स्वेज नहर जो वाणिज्यिक के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से किस देश में बनाई गई, तो ये मिस्र के अंदर बनाई गई भी, कहां पे, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी जो आधारशिला है वो कार्य निर्माण शुरू हुआ था वो 1854 के अंदर हुआ था भी, ठीक है, और 1869 के अंदर है वो इसका जो कार्य है वो कंप्लीट हो गया भी, तो आपका 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो नेक्स्ट, बटरफ्लाई और फ्री स्टाइल शब्द है वो तैराकी से संबंधित हो जाएंगे भी, ठीक है, तो 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। फोर्ब्स इंडिया द्वारा सबसे प्रभावशाली एक्टर्स की सूची में किस अभिनेत्री को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये रश्मिका मंदाना को प्राप्त हुआ है भी। नेक्स्ट देखो भी 21 नंबर क्वेश्चन, ये बोल रहा है भी 25 और 25 की पावर -1/3 है, और यहाँ पे इंटू आपके पास में √16, और इसका यहाँ पे क्या है भी, ये इसकी पावर भी क्या है 1/3 लिख दो भी, इसकी भी पावर है वो 1/3 लिख दो आप, ठीक है, क्योंकि घन के रूप में है ना ये, तो ये भी इसकी पावर भी 1/3 है। अब देखो भी यहां से अपन
25 को क्या कर देते हैं, भी माइनस की पावर है इसको, तो इसको 25 को नीचे लेके चला जाता हूं मैं, तो ये हो जाएगा आपके पास 16 की पावर 1/3 अपॉन में 25 की पावर भी क्या आ जाएगी 1/3 आ जाएगी, प्लस में आ जाएगी। अब देखो भी 16 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और यहां पे 25 को मैं 5 इंटू 5 लिख सकता हूं भी। अब यहां से क्या करते हैं भी, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 से ऊपर और 10 से ही नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं भी। तो मैं 10 को 2 इंटू 5 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, तो 2 इंटू 5 अपन लिख देते हैं इसको। तो ये हो जाएगा आपके पास 5 इंटू 2, और यहाँ पे भी 5 इंटू 2, कोई दिक्कत नहीं है, फिर 10 से 10 कैंसिल हो जाना, लेकिन अपना काम यहां से निकल जाएगा। देखो भी नीचे क्या आपके पास है 5 इंटू 5 इंटू 5, 2 से 2 कैंसिल कर दो, ऊपर आपके पास में क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2, और यहाँ पे 2 5 10। अब आपको पता है भी 1/3 का मतलब क्या है भी, यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 8, 8 बट्टे ये आ जाएगा आपके पास में 125, और इंटू आपके पास में 2 5 10, इसको अलग अलग दो। तो ये इसका मान क्या था, इन सभी का मान आपके पास में पावर थी 1/3। अब देखो भी 1/3 थी, तो 2 का 2 है वो सॉरी 8 है वो 2 का घन होता है भी, 2 के रूप में बाहर आ जाएगा, और 125 है ये 5 के रूप में बाहर आ जाएगा, 5 का घन होता है भी, ठीक है। और उसके बाद में आपके पास में बच गया कितना 10, तो 10 की पावर लग जाएगी 1/3, जो कि आपका राइट आंसर देख लो भी कौन सा, 2/5 इंटू 10 की पावर 1/3, एक नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब 7 वर्ष पूर्व अजय, उसकी पत्नी और उसके बच्चे की औसत आयु कितनी है 42 है, और 9 वर्ष पूर्व अजय की पत्नी और उसके बच्चे की औसत आयु कितनी है 38 है। तो अजय की वर्तमान आयु आपको बतानी है, क्योंकि 7 साल पहले तीनों की औसत आयु कितनी थी 42 थी, तो कुल आयु कितनी हो जाएगी 42 इंटू 3, 3 दूआ 6 और 3 चौके 12 और 3 चौके 12 यानी 126। अब ये तो क्या है भी, ये आपके पास में 7 साल पूर्व तीनों की आयु का योग है, लेकिन वर्तमान बनाना आपको, तो वर्तमान बनाना तो इसके अंदर 21 और जोड़ना पड़ेगा भी। 21 क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि 7 वर्ष उसकी पत्नी की जुड़ेगी, 7 वर्ष ही अजय की जुड़ेगी, और 7 वर्ष ही उसके बच्चे की जुड़ेगी, 7 14 और 21 इसमें जोड़ दोगे तो ये वर्तमान बन जाएगा। वर्तमान आपके पास में क्या बन जाएगा 7 और ये 4 और 1, यानी उनकी वर्तमान आयु का योग तीनों का 147 आ गया। अब ये बोल रहा है भी 9 वर्ष पहले अजय की पत्नी और उसके बच्चे यानी दोनों की जो औसत आयु दे रखी है वो 38 दे रखी है, तो कुल आयु कितनी हो जाएगी, तो ये 2 से मल्टीप्लाई करवा दो, 8 2 16 और 3 2 6 और 1 7 यानी 76 साल। कहने का मतलब 9 साल पहले अजय की पत्नी और उसके बच्चे की जो कुल आयु थी वो 76 थी, लेकिन इसको वर्तमान बनाना है। वर्तमान बनाना है तो 9 साल पहले था, तो 9 साल बाद तो अजय की पत्नी का 9 साल और अजय के बेटे का 9 साल यानी 18 साल जोड़ना पड़ेगा। तो इसमें हो जाएगा 8 हो जाए 14 और 7 8 और 1 9 94 हो जाएगा। अब देखो भी 147 ये क्या है 94 आपके पास में अजय और अजय की पत्नी और उसके बेटे की आयु है, और ये उन तीनों की आयु का योग है। तो 147 में से 94 बाहर निकाल दो तो ये 3 बचेगा और ये 5, तो 53 साल हो जाएगा। वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी उनकी 53 साल अजय की। आगे देखो भी नेक्स्ट, अब इसने बोला है भी वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जिसे 22 66 27 से घटाने पर प्राप्त संख्या 16 से विभाज्य हो जाए। अब 16 से विभाज्य हो जाए तो 16 को मैं 4 इंटू 4 लिख सकता हूं भी, और 4 इंटू 4 और 4 का डिवाइड रूल क्या बोलता है, 4 का डिवाइड रूल ये बोलता है भी कोई भी संख्या है उसके लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी भी। तो देखो भी लास्ट के 2 डिजिट आपके पास में 27 है, 27 को 4 से डिवाइड करोगे 4 से डिवाइड नहीं हो रहा, आपको क्या है घटाना है इसमें से। देखो भी 2 घटाओ 4 घटाओ 1 घटाओ, अगर मैं 2 घटा देता हूं तो कितना बनेगा ये 25 बनेगा, 25 फिर भी डिवाइड नहीं होगा। 4 घटा देता हूं तो ये कितना बनेगा 27 23 बनेगा, 27 में से 4 जाएगा तो ये भी 23 भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। अगर 1 माइनस कर दूं तो 26 बनेगा, 26 भी आपका क्या है 4 से डिवाइड नहीं है। अगर मैं 27 में से 3 घटा दूं तो कितना बनेगा 24 बनेगा, और 24 है वो 4 से डिवाइड हो जाएगा भी, तो इसका मतलब 3 आपको घटाना पड़ेगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें आपको बोला गया भी 1650 मीटर लंबा एक ट्रक है और 118 किलोमीटर पर घंटे की चाल से गतिमान है, उसकी दिशा में 88 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलती हुई 1550 मीटर लंबी रेलगाड़ी को पार करने में
कितने सेकंड का समय लगेगा। अब देखो भी दोनों की दिशा समान है, दोनों क्या है, एक ही दिशा में जा रहे हैं, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, घट जाएगी। सापेक्ष जो चाल है वो क्या होगी, घटेगी। तो सापेक्ष चाल घटेगी तो 118 में से माइनस कर दो 88, तो आपके पास में कितना आ जाएगा, 0। और ये आपके पास में 8 में से 8 0, और ये आपके पास में बचेगा 30, यानी 30 किलोमीटर पर घंटा। अब इसको बना लो मीटर में, मीटर में बनाओगे तो 5/18 से गुणा करना पड़ेगा भाई। 5/18 से तो गुणा करोगे तो ये आपके पास में कितना बनेगा, 150/18 आ जाएगा भाई। 150/18 लिख लो एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये मीटर प्रति सेकंड आ गया उसकी सापेक्ष चाल। अब देखो भी दूरी, यानी दोनों एक ही दिशा में जा रहे हो या फिर दोनों विपरीत दिशा में जा रहे हो, सापेक्ष दूरी के लिए दोनों का योग करते हैं भी। तो 1650 और प्लस में 1550, तो 0 0, और ये आपके पास 6 और 5 11 और 1 12, और ये आपके पास में 3200, यानी उसकी सापेक्ष जो दूरी है, लंबाई है, वो 3200 आ गई। अब देखो भी आपको पता है भी समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। समय बराबर दूरी कितनी है, 3200, चाल कितनी है 150, अपॉन में 18 है, वो आपका ऊपर आ जाएगा अभी। तो 0 से 0 कैंसिल कर दो, और इसको 3 से काट दो, 3 6 18, 3 5 15, 5 से काटो, 5 एकम 5, और 5 6 30, और 500 का 20, 64 को आप 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपके पास 6 चौके 24, और 36 और 2 कितने हो जाएंगे भी 38। तो 384 सेकंड के बाद में, 384 सेकंड में वो क्या है, एक दूसरे को पार कर जाएगी भी। आगे देखो भी, दो पाइप P और Q एक टैंक को 32 मिनट में और 48 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप खोल दिए जाते हैं तो कुछ समय बाद पाइप Q को बंद कर दिया जाता है, तो टैंक 24 घंटे में भर जाता है। तो पाइप Q को कब बंद किया गया, ये आपको बताना है। पाइप P और ये Q है, ये 32 मिनट में और ये 48 में। यहां पे आपके पास में इसका एलसीएम कितना आ गया, 96 आ गया अभी। 32 3 96 होता है, और 48 2 96 होता है। देखो भी दोनों को साथ में खोला जाता है। मैं एक बार ये मान लेता हूं भी दोनों, यानी बंद किसी भी पाइप को नहीं किया गया। 1 मिनट के अंदर कितना पानी डालेंगे, तो 1 मिनट के अंदर 3 और 2 5, यानी दोनों पाइप मिलकर के 1 मिनट में 5 लीटर पानी डालते हैं, और 24 मिनट के अंदर है वो टैंक भर जाता है। तो 24 मिनट में उसने कितना डाल दिया, तो 4 5 20, और 5 2 10, और 2 12, यानी 120 लीटर डाल दिया। लेकिन टंकी की धारिता तो 96 लीटर है अभी, टंकी की जो धारिता है वो तो 96 लीटर है, तो 120 डाला, तो इसका मतलब एक ऐसा पाइप था जिसको आपको बंद करना था और आपने बंद नहीं किया। यहाँ पे क्यू की बात चल रही है बंद करने की, तो इसका मतलब क्या है भी, क्यू ने ज्यादा पानी डाला है। कितना डाला है, तो 96 माइनस कर दो भी, 96 माइनस करोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा, 24, यानी 24 लीटर पानी है वो क्यू ने ज्यादा डाल दिया। अब क्यू 1 मिनट के अंदर 2 लीटर पानी डालता है, तो 24 लीटर पानी है वो 12 मिनट में डाल देगा भी। 12 मिनट के अंदर है वो 24 लीटर पानी डाल देगा। अब इसने बोला भी क्यू को कब बंद किया गया, 24 लीटर के अंदर टंकी भर जाती है, 12 मिनट के अंदर ज्यादा पानी डाला था उसने, तो इसका मतलब 12 मिनट पहले वो उसको बंद कर दिया गया। 12 मिनट चला और 12 मिनट बंद था वो, तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो नेक्स्ट, अब इसके अंदर आपको वेन आरेख के अंदर है वो ऐसी कौन सी संख्या है जो पुरुष को, महिला को और दोनों न्यायाधीश को दर्शाती है, यानी पुरुष महिला दोनों न्यायाधीश होने चाहिए। तो आपका जो आयत है वो तो न्यायाधीश है, और जो वृत्त है वो आपका क्या है भी, पुरुष है, और जो आपका त्रिभुज है वो आपकी महिला है। तो यहाँ पे आपके पास में 3 जो ऐसी संख्या है जो क्या है, दोनों के तीनों के अंदर कॉमन आ रही है, न्यायाधीश, पुरुष और महिला, तो 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें कथन दे रखा है भी एक फिटनेस विशेषज्ञ बताते हैं, फिटनेस विशेषज्ञ है वो बताते हैं भी एक्स देश के पुरुष पहले की अपेक्षा खाना अधिक खाते हैं और व्यायाम कम करते हैं, और इस कारण इस प्रकार मोटे पुरुषों की संख्या अधिकाधिक बढ़ती जा रही है। अब इसके अंदर है वो आपके पास में निष्कर्ष क्या दे दिया भी, एक्स देश में पुरुषों के, एक्स देश के अंदर पुरुषों में मेटाबॉलिज्म दर है वो बहुत खराब है। तो ये बिल्कुल गलत बात है, ये निष्कर्ष गलत है भी। उसकी जो मेटाबॉलिज्म दर खराब है या नहीं है उसके बारे में कथन में आपको कुछ भी नहीं दे रखा। कथन में इतना ही दे रखा भी उसने व्यायाम करना बंद कर दिया या फिर कम कर दिया, और खाना अधिक कर दिया भी। खाना है वो अधिक कर रहे हैं भी, ठीक है, अधिक खा रहे हैं और व्यायाम कम कर रहे हैं, तो इसका मतलब है भी वो उनकी जो मोटापा है वो बढ़ता आ रहा है। अब यहाँ पे
मेटाबॉलिज्म दर खराब हो रही है या नहीं हो रही वो उसके बारे में नहीं बताया गया, तो ये बात गलत है। एक्स देश के पुरुषों के लिए व्यायाम प्राथमिक सूची में नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है भी। अगर प्राथमिक सूची का मतलब होता है भी उनको ये एक प्रकार से अनिवार्य होता भी एक्स देश के लोग सारे के सारे व्यायाम ही करते हुए सुबह उठते ही, तो वो क्या है भी प्राथमिक सूची में होता। अगर प्राथमिक सूची में नहीं है तो इसका मतलब क्या है भी अगर टाइम मिला तो व्यायाम कर लिया, टाइम नहीं मिला तो व्यायाम नहीं किया। तो यहां पे ये बात सही है भी, तो सेकंड इसका निष्कर्ष सही है, तो इसका मतलब क्या है, बी ऑप्शन हो जाएगा भी आपका। आगे देखो भी नेक्स्ट, अब इसमें बोला गया है भी सभी गाय है, सारी की सारी जो गाय है वो किस में आ जाएगी भी, कौ में आ जाएगी, सॉरी कौवे में आ जाएगी। तो ये लोग कौवे, ठीक है। उसके बाद में इसने बोला भी कुछ हाथी कौवे है, कुछ जो आपके एलिफेंट है, हाथी है, वो कौवे वाले डायग्राम को क्या कर देगा, कट करेगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट निष्कर्ष क्या निकल सकता है, तो कुछ कौवे हाथी है क्या, यानी सभी कौवे हाथी है क्या, यानी सारे के सारे जो कौवे है वो हाथी में आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे। कुछ कौवे हाथी में आ रहे हैं, तो पहला गलत करो, पहला गलत है भी इसमें। दूसरा देखो भी कुछ हाथी गाय है, कुछ जो आपके हाथी है वो गाय वाले डायग्राम को कट कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे, तो इसको भी कैंसिल करो। तो इसमें आपका एक हो जाएगा भी, एक नंबर जो ऑप्शन है, यानी न तो पहला और न ही दूसरा, तो आपका राइट आंसर होगा ए। आगे देखो भी नेक्स्ट, अब इसके अंदर है वो आपको ज्ञात करना है बी श्रेणी का अगला पद कौन सा हो जाएगा। देखो भी 2 है, फिर 7 है, फिर 24 है, फिर 77 है और फिर 238 है। अब इसके अंदर देखो भी कौन सा लॉजिक लागू हुआ। पहले मैं क्या कर रहा हूं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ दिया भी, 3 एकम 3 दुआ 6, 6 और 1 7। फिर मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई किया और कितना जोड़ दिया भी इसके अंदर, 3 7 21 प्लस कर दिया 3 भाई, ठीक है। उसके बाद में 3 से मल्टीप्लाई किया, 24 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 5 जोड़ दूंगा अभी। उसके बाद में 77 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा और इसमें 7 जोड़ दूंगा। और उसके बाद में 238 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा और इसमें 9 जोड़ दूंगा अभी। तो 238 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 8 24 और 3 3 9, 9 10 और 11 यानी 1, और 3 2 6 और 1 7 यानी 714। 714 में 9 जोड़ोगे तो 723 आ जाएगा अभी, यानी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चीजें समझे क्या। आगे देखो भी नेक्स्ट है, अब इसमें आपको कथन दे रखा है भी भरत एक विलासितापूर्ण जीवन जी रहा है, जीवन जीता है, ये आपको कथन दे दिया भी विलासितापूर्ण जीवन जी रहा है। अब निष्कर्ष क्या निकल सकता है भी, भरत अमीर हो सकता है या फिर भरत खुश है। देखो भी भरत एक विलासितापूर्ण जीवन जी रहा है, यानी एक आरामदायक जीवन जी रहा है। इसका मतलब क्या है भी, भरत क्या है, अमीर हो सकता है भी, भरत है वो अमीर हो सकता है, यानी अमीर आदमी है जो विलासितापूर्ण है वो जीवन जीते हैं भी, तो एकदम सही है। अब उसकी कोई टेंशन नहीं है भी। लेकिन भरत खुश है या फिर दुख है, इसके बारे में अपन नहीं बता सकते भी। जो भी विलासितापूर्ण जीवन जीता है उसका मतलब ये नहीं है भी वो खुश होगा, वो दुख भी हो सकता है, यानी ज्यादा पैसे वाला दुखी भी हो जाता है कई बार, ठीक है। तो यहां पे सेकंड गलत हो जाएगा, इसका सेकंड है गलत हो जाएगा। तो आपका पहला निष्कर्ष सही है। इसमें पहला निष्कर्ष तो आपका 1 नंबर ऑप्शन, और 1 नंबर ऑप्शन किसमें दे रखा है, तो 1 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका कौन से के अंदर दे रखा है, बी में दे रखा है भी, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा भी, ठीक है। अब देखो भी फल है, बिल्लियां हैं और आम है। सारे के सारे जो आम है, सारे के सारे जो आपके आम है वो किस में आ जाएंगे, वो आपका फल के अंदर आ जाएगा भी, फल के अंदर आ जाएगा। और सारी की बिल्ली है वो अलग हो जाएगी भी, केट, बिल्ली केट, केट आपकी अलग हो जाएगी भी। तो आपका डायग्राम कौन सा बन जाएगा, डी ऑप्शन बन जाएगा भी, ठीक है। आगे देखो भी संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर किससे संबंधित है, आपको पता है भी। संवेग में परिवर्तन की दर न्यूटन का सेकंड नियम, न्यूटन का सेकंड लॉ, सेकंड ला क्या बोलता है, संवेग में परिवर्तन की दर है वो बल के समानुपाती होती है भी, ये बोलता है न्यूटन का सेकंड नियम। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बल हो जाएगा भी। अब यहाँ पे बल का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है, और त्वरण का मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है भी, सेकंड स्क्वायर होता है। ये चीज आप ध्यान में रखना। तो संवेग में परिवर्तन की दर है वो बल कहलाता है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बल हो जाएगा। और यहाँ पे न्यूटन के दूसरे नियम से आपको क्या है, बल का फॉर्मूला पता लगता है भी। न्यूटन के दूसरे नियम से बल का फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर होता है ma। ma का मतलब होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, यानी द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है भी। बल का फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है।
और जो फर्स्ट लॉ था न्यूटन का, फर्स्ट लॉ से आपको क्या निकलता है, आपके पास में बल की परिभाषा निकलती है। भी ये भी चीजें पूछी गई है, बल की परिभाषा किससे पता चलती है, तो वो फर्स्ट नियम से पता चलती है। भी आगे देखो भी, एक वस्तु का भार पृथ्वी के पृष्ठ पर मापने पर 10 न्यूटन आता है और इसका भार चंद्रमा की सतह पर मापने पर आपको क्या नजर आएगा। आपको पता है भी गुरुत्वीय त्वरण होता है ना, गुरुत्वीय त्वरण वो चंद्रमा पर 1/6 है। 1/6 है, कहने का मतलब अगर चंद्रमा पे कोई वस्तु है, वो अगर ये मान लो चंद्रमा पे कोई वस्तु है वो 6 kg की है, तो यहाँ पे पृथ्वी पर वो वस्तु है वो 6 गुना हो जाएगी भी, ठीक है। तो कितनी हो जाएगी, 36। और यहां से कोई वस्तु है वो 6 kg की है, या फिर ये मान लो 12 kg की है, और वो आपकी 12 न्यूटन की कोई वस्तु, और वो चंद्रमा पे लेके जाएंगे तो उसका 1/6 भाग आ जाएगा, यानी 2 kg की हो जाएगी। वो चीजें समझ में आ गई। तो गुरुत्वाकर्षण, जो आपका गुरुत्वाकर्षण है वो चंद्रमा पर 1/6 है भी, तो यहाँ पे 10 न्यूटन बल 10 न्यूटन है वो उसका भार मापा गया, तो चंद्रमा पे 6 का भाग लगा दो भी, तो 6 कम 6 बच गया 4, 40, 6 6 36, 1.6 आ जाएगा भी, 1.6 न्यूटन। सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें बोला गया भी, एक मनुष्य किसी खड़ी चट्टान के पास ताली बजाता है। कोई खड़ी चट्टान है उसके पास में ताली बजाता है और उसकी प्रतिध्वनि 5 सेकंड के बाद में सुनाई देती है। यदि ध्वनि की चाल 346 मीटर प्रति सेकंड ली जाए तो चट्टान तथा मनुष्य के बीच की दूरी कितनी होगी, ये आपको बताना है। ये देखो भी, ये कोई चट्टान है, ये मान लो, ठीक है, ये कोई चट्टान है और इस चट्टान के व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है। उसने क्या किया भी, ताली बजाई तो ध्वनि इस प्रकार से गई और चट्टान के टकरा करके वापस है वो इस प्रकार से आई, तो उसको क्या है, डबल दूरी तय करनी पड़ी। अभी एक बार तो गई वो और टकराने के बाद में वापस आई। अब देखो भी उसकी गति कितनी है, ध्वनि की गति है 346 और टाइम लगा 5, तो आपको 346 इंटू 5 तो बराबर में आपके पास में कितनी दूरी तय कर दी। दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। चाल आपके पास में 346 है, समय लगा 5 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 4 5 30 और 20 और 3 23 2 और ये हो जाएगा 3 5 15 और 2 17, यानी 1730 मीटर की दूरी उसने कवर कर ली, ठीक है। सही किया क्या हमने, सही किया है। अब देखो भी, आपको पता है भी ये 1730 मीटर की दूरी है, वो जाने में और आने में टोटल दूरी है। इसका आधा कर दो भी, आधा करोगे तो 8 2 16 1 13 और 8 2 6 12 और 2 5 10, तो 865 मीटर हो जाएगा भी। तो उसकी बीच की दूरी, यानी मनुष्य और चट्टान के बीच की दूरी 865 मीटर आ जाएगी। मवेशियों में मुख और पैरों के रोग किसके कारण होते हैं भी, तो मवेशियों के अंदर जो मुख और पैरों के जो रोग है वो वायरस के कारण होते हैं भी, डी ऑप्शन हो जाएगा। याद रखना, परावर्तन के लिए सही प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी होती है वो 17.2 मीटर होती है भी, 17.2 मीटर, या फिर आपको कई जगह 17.3 मीटर भी लिखा हुआ मिलेगा भी, ठीक है, दोनों साथ में नहीं आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे लंबा विषैला सांप है, तो किंग कोबरा हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, सबसे प्रबल एंटीऑक्सीडेंट कौन सा है, सबसे प्रबल आपका एंटीऑक्सीडेंट कौन सा है, तो सेलेनियम हो जाएगा भी। और अन्य की अगर मैं बात करूं तो विटामिन सी है, विटामिन सी है वो भी आपका क्या है, एंटीऑक्सीडेंट हो जाएगा। विटामिन ई है, ये भी क्या है, एंटीऑक्सीडेंट हो जाएगा भी, ठीक है। और आपके पास में अगर अपन बात करें भी, केरोटिनॉइड है, केरोटिनॉइड है, ये भी क्या होता है आपका एंटीऑक्सीडेंट हो जाएगा भी। तो सबसे प्रबल सबसे मजबूत जो एंटीऑक्सीडेंट है वो सेलेनियम हो जाएगा। जयपुर में एक महल है जिसका निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। जयपुर कहां पे, अभी हमारे राजस्थान में है, हमारे राजस्थान के अंदर जयपुर है अभी, ठीक है, और राजस्थान के अंदर जयपुर है। और यहाँ पे 1799 के अंदर सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण करवाया था अभी। तो सी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चीजें समझ में आ गई क्या। और इसका डिजाइनर कौन था अभी, लालचंद उस्ताद था अभी, लालचंद उस्ताद, ठीक है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन सी है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला आशापूर्णा देवी है। इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था, तो 1976 में मिला था भी। निम्नलिखित में से किसे सामाजिक न्याय 2021 के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल्स अवार्ड
से मदर टेरेसा मेमोरियल्स अवार्ड जीता है, तो वो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अनिल प्रकाश जोशी ने जीता है। एक नंबर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट, जब एक धनात्मक संख्या n को 13 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल आपका 1 बचता है। अब 7n को उसी संख्या से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल कितना होगा, ये आपको बताना है। देखो भी यहां पे आपके पास में क्या है भी, कोई संख्या है n, मान लो इसने n दे रखा है और उस संख्या को 13 से हमने डिवाइड किया, तो आपका जो शेषफल है वो कितना आया? 1 आया। भाग तो फिर 1 तक ही गए। अब देखो भी आपको पता है विभाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल, भाजक इंटू भागफल, और प्लस में क्या होता है? शेषफल होता है, रिमाइंडर होता है। अब भाजक कितना है? 13, भाज्य भागफल 1 और शेषफल क्या है? 1। 13 एकम 13 और 1 14, यानी वो संख्या आपके पास में कितनी आ गई? 14 आ गई। n का मान आपके पास में 14 आ गया। अब इसने देखो भी 7n, यानी अब क्या करना है? 7n को उसी संख्या से यानी 13 से डिवाइड करना है। तो मैं क्या कर देता हूं, मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं भी, यानी 7n है तो 14 इंटू 7, ये अपने पास में वो संख्या आ गई। अब उसी संख्या से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना प्राप्त होगा? तो अपोन में क्या कर दो भी? 13 कर दो। तो ये आपके पास में मान कितना आ जाएगा? 14 7 98, 98 बटे 13। तो यहां से अगर अपन बात करते हैं 13 7 91 होता है, 13 7 91 होता है, 13 7 91 होता है। तो यहां से 98 में से 7 जाएगा, 98 में से 91 जाएगा, तो आपके पास में शेषफल देखो भी इस प्रकार से कर लो आप। 98 है, 13 का भाग 13 7 91, बचेगा कितना? 7 ही बचेगा। अब देख लो यहां से ये तो था बेसिक फॉर्मूला। अब n कोई संख्या है, उसमें से अगर आप 13 का डिवाइड करते हैं, n कोई संख्या है उसमें आप 13 का डिवाइड करते हैं, तो आपके पास में शेषफल कितना बचता है? भी 1 ही बचता है। शेषफल आपके पास में 1 बचता है। अब क्या कर दिया भी उसने? 7n कर दिया। अब उसने क्या कर दिया? 7n कर दिया। तो यहां पे अब 13 से डिवाइड करोगे तो 7 को 13 से डिवाइड कर लो और इंटू और n को 13 से डिवाइड कर लो। अगर n को 13 से डिवाइड करते हो तो आपको 1 ही शेषफल बचता है भी, और 7 को 13 से डिवाइड करोगे तो 7 ही शेषफल बचेगा भी। 7 इंटू 7, तो आपके पास 7 इंटू 1 आपके पास में 7 ही आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन हो जाएगा भी। सो ट्रिक से भी कर सकते हो आप। अब देखो भी 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य होगी तो y का मान बताना न्यूनतम क्या होगा। यानी 3 का डिवाइड रूल क्या बोलता है? कोई संख्या है उनके अंकों का योग अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो संख्या है वो 3 से डिवाइड हो जाएगी भी। आपके पास में क्या है? आपके पास में वो संख्या है 9 2 5 और y और 3। तो यहाँ पे देखो भी 3 से डिवाइड करोगे तो ये 9 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 3 से डिवाइड हो जाएगा भी। और उसके बाद में 2 5 7, अब 7 में कितना जोड़ूं कि 3 से डिवाइड हो जाए? तो 7 में न्यूनतम संख्या बतानी है। 7 और 2 कितने होते हैं? 9, 9 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? y की जगह आपको 2 लगाना पड़ेगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसने बोला भी किसी धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष पर प्राप्त साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज के बीच अंतर 8 रुपए दे रखा है। अब 4% है, इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लो तो 1 बटा कितना आ जाएगा? 25 चौका 100 यानी 1 बटा 25। अब देखो भी समय कितना? 2 वर्ष है, तो इसका स्क्वायर कर दो भी। स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 और 25 का स्क्वायर 625। अब नीचे वाला हमेशा क्या होता है भी? मूलधन होता है भी। नीचे वाला हमेशा मूलधन होता है, ऊपर वाला है वो साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर होता है। हमारे अनुसार उसका अंतर 1 है, लेकिन पर्सन में दे रखा भी 8 रुपए का है। तो 1 बराबर 8, और आपको क्या है? 625 का ज्ञात करना है। तो 625 के साथ में 8 से मल्टीप्लाई करवा दो, तो ये 8 5 40 4 और 8 2 16 और 4 20 2 और 8 चौका 48 और 2 50। तो आपके पास में 5000 रुपये आ जाएगा भी। डी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चीजें समझे क्या? आगे क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें आपको ज्ञात करना है भी 4 लाल और 8 हरी टोपियों में से बेतरतीब 2 टोपियां उठाने पर इनमें से कम 1 लाल होने की प्रायिकता। पहले अपन क्या कर लेते हैं भी? लाल नहीं होने की प्रायिकता निकाल लेते हैं भी। लाल नहीं होने की प्रायिकता निकालेंगे तो देखो भी टोटल आपके पास है यहाँ पे प्रायिकता का टोटल आपके पास में मान कितना है? 12 है। अभी 4 लाल है और 8 आपके पास में क्या है भी? हरी है। टोटल मान आपके पास में 12 है।
अब इसमें क्या है, लाल नहीं होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी। पहली कंडीशन है, पहली आपने टोपी निकाली तो 8/12 हो जाएगी, ये लाल नहीं होने की प्रायिकता है क्योंकि ये हरी होने की प्रायिकता है। अब आपने वो टोपी बाहर छोड़ दी, दूसरी टोपी निकाली, तो आपके पास में अब कितनी बची, अब आपके पास में 7 ही टोपी बची भी, यानी एक तो आपने बाहर निकाल लिया, अब आपके पास में 7 ही टोपी बची और टोटल परिणाम कितने बच गए, 11 बच गए भी। अब देखो भी ये आपके पास में 4 2 8 और 4 3 12 11 3 33 और 7 2 14, 14/33 आ जाएगा। 14/33 है, ये क्या है, लाल नहीं होने की प्रायिकता है, ठीक है। और प्रायिकता का योग एक होता है, टोटल प्रायिकता का योग एक होता है, तो एक में से अगर मैं लाल नहीं होने की प्रायिकता निकाल दूं तो मेरे पास में क्या बचेगा, लाल होने की प्रायिकता बचेगी भी। तो यहाँ पे आपके पास में 33, इसका एलसीएम आ गया, 33 में से 14 जाएगा तो 19 बचेगा भी, तो आपके पास में 19/33 है, वो लाल होने की प्रायिकता आ जाएगी, जो कि सी ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो 45 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला गया भी ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AD और BC क्या भी समांतर है, AD और BC समांतर है। अब AB बराबर है DC, AB है बराबर है DC बराबर है आपके पास में 10 सेंटीमीटर। तो यहां से अगर अपन बात करें भी, इसके अंदर इस प्रकार से एक लंब डाल दें, लंब डालेंगे तो वो क्या होगा भी 90 डिग्री का होगा इस प्रकार से, और बीच में क्या बनेगा, एक वर्ग बनेगा। अब इसने बोला है भी AB है ना, AB यानी ये और ये दोनों बराबर है भी, AB और DC दोनों बराबर कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। अब ये 45 डिग्री का एंगल है, 45 डिग्री का एंगल है, तो आपको क्या ज्ञात करना है, AD और BC की बीच की दूरी यानी मध्य दूरी ज्ञात करनी है भी, इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो ये आप क्या मान लो भी, x मान लो, कुछ भी मान लो, लेकिन यहाँ पे देखो भी लंब और कर्ण के बीच में रिलेशन किसमें होता है भी, लंब और कर्ण के बीच में आपको पता है भी LAL लाल बटा कक्का होता है भी, लाल बटा कक्का होता है। तो देखो भी लंब बटा कर्ण में अंतर किसमें रिलेशन है, साइन में है, तो साइन 45 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा आपके पास में, ये हो जाएगा लंब बटा कर्ण कितना आपके पास में 10 है भी। तो साइन 45 का मान होता है 1/√2, 1/√2 बराबर में L/10 आ जाएगा भी। तो आपके पास में अब वज्र गुणा करवा दो, आप वज्र गुणा करवाओगे तो ये हो जाएगा L बराबर कितना हो जाएगा, 10/√2 हो जाएगा भी। अब √2 का ऊपर नीचे गुणा करवा दो भी, √2 का ऊपर नीचे गुणा करवाओगे, √2 का √2 के साथ में गुणा 4, √2 का √2 के साथ में गुणा 2 होगा। अब ये दोनों कट करके क्या बन गया, 2 बन गया, 2 को फिर 5 से काट दो भी, तो ये आपके पास है L, ये लंब कितना हो जाएगा, बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 5√2 हो जाएगी। कितनी होगी, 5√2, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसने बोला है भी देश XYZ द्वारा किए जाने वाला माल का आयात, यानी माल का आयात है वो माल के निर्यात की तुलना में काफी अधिक है। कहने का मतलब है भी, आयात का मतलब क्या होता है भी, कोई दूसरे देश से माल मंगवाना अपने देश के अंदर, यानी आयात का मतलब है दूसरे देश से माल को खरीदना, और निर्यात का मतलब है भी दूसरे देश के अंदर बेचना। तो यहां पे कोई देश XYZ है, वो क्या कह रहा है, वो क्या करता है भी, जो देश के अंदर चीजें मंगवाई जा रही है दूसरे देश से वो तो ज्यादा है, और दूसरे देश को जो बेचने वाली चीजें हैं वो कम है भी उसके पास में। तो संभावित कार्यवाही क्या करनी चाहिए XYZ जो देश है उसको, तो सरकार को देश के संसाधनों का अन्वेषण करना चाहिए, यानी जो देश के संसाधन हैं उसका क्या करना चाहिए, उसका रख रखाव ठीक करना चाहिए, और उनका एक प्रकार से ठीक करना चाहिए उनको, और उन्हें निर्यात के लिए प्रयोग में लाना चाहिए भी, यानी वस्तुएं निर्यात के लिए प्रयोग में लाना चाहिए भी, उससे बनानी चाहिए और दूसरे देशों को निर्यात करनी चाहिए। बी क्या है, पहला सही है भी, बी है सरकार को आयात की जाने वाली वस्तुएं, यानी खरीदी जाने वाली वस्तुएं, दूसरे देश से मंगवाई जाने वाली वस्तुएं हैं वो देश में ही उत्पादन करने हेतु परियोजना और कार्यवाहियों का आरंभ करके देश के आयात को कम करना चाहिए भी, यानी जो देश में बाहर से जो वस्तुएं मंगवाई जा रही है उसको देश के अंदर ही क्या करें, बनाएं, और आयात को क्या करें, कम करें। तो दोनों का दोनों सही है भी इसके अंदर, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, जिस प्रकार से दांत यानी दांत है वो दंत मंजन होती है, यानी दांतों को साफ करने का औजार दंत मंजन होता है, तो इसी प्रकार से बालों को साफ करने का औजार होता है शैम्पू, यानी बाल है वो शैम्पू के द्वारा यहाँ पे साफ किए जाते हैं, तो दांत है वो दंत मंजन के द्वारा साफ की जाती है। आगे देखो भी नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन है, अब इसके अंदर बोला गया भी सभी स्केटर है वो अच्छे तिराक है भी, सारे के सारे जो स्केटर है अच्छे स्केटर बना दो भी,
ये लो एस से स्केटर है वो क्या है, सभी स्केटर है वो अच्छे तैराक है, तो सारे के सारे स्केटर है वो किस में आ जाएंगे भी, ये लो तैराक में आ जाएंगे, टी से तैराक बना दो। और सभी अच्छे तैराक है वो धावक है, तो सारे के सारे जो अच्छे तैराक है वो किस में आ जाएंगे, डी से धावक में आ जाएंगे भी। ठीक है, अब देखो भी निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष निकला भी कुछ धावक स्केटर है, कुछ जो आपके डी से धावक है वो स्केटर में आ रहे हैं क्या, बिल्कुल आ रहे हैं। ये देखो इतना सा जो आपका धावक है वो स्केटर के अंदर आ रहा है, तो पहला सही है भी। दूसरा देखो भी कुछ स्केटर अच्छे तैराक है, देखो सारे के सारे जो आपके स्केटर है वो अच्छे तैराक में आ रहे हैं भी, अच्छे तैराक के अंदर आ रहे हैं, तो अपन ये बोल सकते हैं भी कुछ जो आपके स्केटर है वो अच्छे तैराक है, ये बोल सकते हैं भी, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सारे के सारे स्केटर अच्छे तैराक में आ रहे हैं, तो अपन ये भी बोल सकते हैं भी कुछ स्केटर है वो आपके क्या है, अच्छे तैराक है, तो दोनों के दोनों सही हो जाएंगे इसके अंदर, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इस सीरीज के अंदर अब आपको बताना क्या आएगा। देखो भी पहले 2 आया, फिर 2 दूआ 4 और 1 5/2 आया, फिर 3 3 9 और 1 10 10/3 आया। आगे बताना आपको क्या आएगा। देखो भी 2 से 2 5/2 कैसे आया, मैं इसको कितने से मल्टीप्लाई करूं, तो मैं इसको 5/4 से मल्टीप्लाई कर दो भी, 5/4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास में 2 से ये 2 बार कट जाएगा, 5/2 आ जाएगा। इसी प्रकार से अब 5/2 को मैं कितने से मल्टीप्लाई करूं कि 10/3 आ जाए, तो इसको मैं 4/3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये 2 है, ये आपका 2 बार कैंसिल हो जाए, 5 2 10 10/3 आ गया। कहने का मतलब क्या है भी, पहले आपने क्या किया, 5/4 से मल्टीप्लाई किया, फिर आपने 4/3 से मल्टीप्लाई, यानी 5 से 1 कम किया, 4 से 1 कम किया, अब 4 से 1 कम करेगा तो 3, और 3 से 1 कम करेगा तो 2, तो 3/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 10/3 को 3/2 से मल्टीप्लाई करो, 3 से 3 कैंसिल, 2 से ये 5 कैंसिल, 5 बार कैंसिल, तो आपका 5 आ जाएगा भी, इसका 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट, अब इसके अंदर है वो यहां पे कौन सा लॉजिक लागू हो रहा है वो देख लो। ये देखो भी ए एम एफ एम ए और एफ डबल ए, अब इसको क्या लिखा इसने लिखा एफ एम ए एफ और ट्रिपल ए और फिर आ गया ए एम। अब देखो भी यहां से इसने पकड़ा है इसको, एफ का एफ, एम का एम, ए का ए, फिर एफ का एफ, और फिर इन दोनों ए को यहां पर रख दिया। ठीक है, देन उसके बाद में फिर आगे वाले को उठा के यहां पर रख दिया। इसी प्रकार से इसमें करोगे तो स्टार्टिंग के 2 को छोड़ना आपको, डी का डी, ठीक है, ए का ए, डी का डी, ओ का ओ, डी का डी और ए का ए, फिर स्टार्टिंग के दोनों है उनको उठा के यहां पे लास्ट में रख दो, तो ये आपके पास है डी ओ, तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो भी यहां पे पर्सन चिन्ह के आकृति पर क्या लगेगा, तो यहां से देखो भी जो अंदर जो डायग्राम है, अंदर जो आकृति है, आगे वाले में वो क्या है, बाहर आ जाती है भी, आगे वाले के अंदर है वो बाहर आ गई। अंदर क्या है, त्रिभुज है, तो ये बाहर, आगे वाले में क्या आ जाएगा भी, त्रिभुज बाहर आ जाएगा भी, ये लो त्रिभुज बाहर आ जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर कौन सी आ सकती है, इसके अंदर कौन सी आकृति आएगी, जो यहां पे बाहर है, जो आगे वाली आकृति के, यानी इसके अंदर थी वो बाहर आ गई, इसके अंदर थी वो बाहर आ गई, तो इसके अंदर थी वो बाहर आई, तो इसका मतलब क्या है भी, यहां पे ये आकृति थी, इसके अंदर कौन सी थी, ये पंचभुज थी भी यहां पे। ठीक है, तो देख लो भी त्रिभुज के अंदर पंचभुज होना चाहिए, तो सी ऑप्शन हो जाएगा आपका। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, बेसिली ऐसे जीवाणु होते हैं जो छड़नुमा होते हैं, बेसिली ऐसे जीवाणु हैं जो होते हैं तो छड़नुमा होते हैं, और कोकस जीवाणु कैसे होते हैं, कोकस जो जीवाणु होते हैं वो कैसे होते हैं, गोलाकार होते हैं। कोकस है वो आपका गोलाकार हो गया, और बेसिली है वो आपके छड़नुमा हो गए, और एक आपका आता है विब्रियो कोलेरी, विब्रियो कोलेरी है वो कैसे होते हैं, तो वो आपका हो जाएगा सर्पिलाकार हो जाएगा भी। ठीक है, तो याद रखना विब्रियो कोलेरी, तो ये विब्रियो कोलेरी जो जीवाणु है, इनका जो आकार होगा वो कैसा होगा, इसका सर्पिलाकार होगा भी। ठीक है, और बेसिली का छड़नुमा होगा, और कोकस जो जीवाणु होते हैं उनका गोलाकार होता है भी।
हाइड्रोफोबिया किसके कारण होता है? तो ये वायरस जनित रोग है। अभी हाइड्रोफोबिया ये वायरस जनित रोग है और ये रेबीज का विषाणु है। अभी रेबीज का एक विषाणु हो जाएगा जो कि पागल जंतु के काटने से होता है, तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अभी शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो वो जांग की हड्डी है, जिसे अपन क्या बोलते हैं? फीमर बोलते हैं। जिसे क्या बोला जाता है? फीमर बोला जाता है। लार ग्रंथियां, स्वेद ग्रंथियां और अग्नाशय की नलिकाएं किस ऊतक की बनी होती है? अभी तो लार ग्रंथियां और आपकी स्वेद ग्रंथियां हैं और अग्नाशय की जो ग्रंथियां हैं वो कौन से ऊतक, यानी आपके जो उपकला ऊतक, एपिथेलियम ऊतक को क्या बोलते हैं? उपकला ऊतक बोलते हैं। और ये आपका 4 प्रकार का होता है। अभी एक तो होता है सल्की एपिथेलियम ऊतक, और एक होता है घनाभाकार, और एक आपका क्या होता है? घनाभाकार आ गया, और उसके बाद में एक होता है स्तंभाकार, और एक आता है आपका सत्रित सल्की एपिथेलियम ऊतक। अब देखो भी सल्की ऊतक आता है ना, जिसे सरल सल्की ऊतक भी बोल सकते हैं एक प्रकार से। ये आपका कहां पे मिलता है? तो ये आपका एक प्रकार से कुपिका का जो अस्तर है, रक्त नलिका का जो अस्तर है, वो कौन बनाता है? तो वो आपका सत्रित सल्की एपिथेलियम ऊतक बनाता है। घनाभाकार ऊतक है, ये आपका लार ग्रंथि की जो नलिकाएं हैं उसका निर्माण करता है, और जो वृक्क यानी जो किडनी की जो नलिकाएं हैं उनकी किडनी की नलिकाओं का अस्तर का निर्माण कौन करता है? घनाभाकार ऊतक करता है। स्तंभाकार ऊतक है, ये क्या करता है? तो ये आपके जो ये श्वास नलिका का अस्तर का निर्माण कौन करता है? स्तंभाकार। और यहां पे आंत की नली का जो निर्माण करता है एक प्रकार से, वो कौन करता है? स्तंभाकार ऊतक करता है। ठीक है, श्वास नली और आंत के अंदर पाया जाएगा। सत्रित सल्की ऊतक है, ये आपके शरीर के बाहरी जैसे त्वचा है, जैसे बाल है, इन सभी में क्या मिलता है? तो ये सत्रित सल्की एपिथेलियम ऊतक मिलता है। और इसकी क्या है? ये 3-4 इस प्रकार से सत्र होती है इसकी, एक प्रकार से 3-4 पेयर होती है। ठीक है, उसके अंदर मिलता है ये एक प्रकार से। तो यहां पे 3-4 लेयर बोल सकते हैं एक प्रकार से, पेयर का लेयर, यानी इस प्रकार से लेयर से बनी होती है। पहले फट जाती है, दूसरी लेयर काम करेगी, फिर तीसरी लेयर, फिर चौथी लेयर, इस प्रकार से। तो आपका कौन सा हो जाएगा? क्यूबाडाइल हो जाएगा। क्यूबाडाइल एपिथेलियम ऊतक हो जाएगा, जो कि 55 नंबर में सी हो जाएगा भी आपका। ठीक है, देन उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, जाइलम किस प्रकार की ऊतकों का बना नहीं होता? जाइलम 4 प्रकार, जाइलम क्या करता है? जल का परिवहन करता है। और जल की जो गति होती है वो एक दिशीय होती है, यानी एक ही दिशा में जल का वेग होता है। नीचे से ऊपर की ओर एक दिशीय गति होती है जल की। जल का गति कौन करवाता है? तो जाइलम करवाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, जाइलम है वो 4 भागों से मिलकर बनाता है। एक तो आता है आपका जाइलम पेरेनकाइमा, दूसरा होता है आपका जाइलम रेसा या फिर फाइबर रेसा। ठीक है, और तीसरा होता है आपका वाहिका, और चौथा होता है वाहिनिका। ये वाहिका और वाहिनिका ये क्या होते हैं? आपके मर्त होते हैं। ये मर्त होते हैं, और पेरेनकाइमा और रेसे है ये जीवित होते हैं। तो इसमें चालनी कोशिकाएं है ना, ये नहीं होगा। चालनी कोशिकाएं किसका भाग होता है? तो चालनी कोशिकाएं है वो ये फ्लोएम का भाग होता है। ये फ्लोएम का भाग होता है। फ्लोएम चालनी नलिकाएं हैं, चालनी कोशिकाएं हैं, सहचर कोशिकाएं हैं, और फ्लोएम रेसे और फ्लोएम पेरेनकाइमा, ये 5 प्रकार की चीजों से मिलकर बना होता है, 5 प्रकार के अवयवों से मिलकर बना होता है। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी कहां पे होती है? तो ये मेडिबल जबड़े की होती है, 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, पाकिस्तान की सीमा पर स्थित भारतीय राज्य संघ कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश की पाकिस्तान के साथ नहीं लग सकती भी, तो यहाँ पे पंजाब, जम्मू कश्मीर, गुजरात और राजस्थान इनकी लगती है भी, तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा असम में स्थित नहीं है? तो डम्फा टाइगर रिजर्व है वो असम में नहीं है, ये आपका मिजोरम में है। भी ये कहां पे है? मिजोरम के अंदर। बाकी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है, नमेरी राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी असम में है। डम्फा टाइगर रिजर्व है ये आपका मिजोरम के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, किसी भी विधेयक है उसको धन विधेयक घोषित करने का निर्णय कौन लेता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष लेता है। लोकसभा अध्यक्ष लेता है, तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भी, 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा और 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? अभी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं अभी। ठीक है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं?
तो इसको मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। आपको पता है भी कोसेक स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? 1 होता है भी। कितना होता है भी? 1 होता है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा भी। डी जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चीजें समझे क्या? आगे देखो भी, नेक्स्ट है, यदि विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाता है तो लाभ 3 गुना हो जाता है। तो यहाँ पे लाभ प्रतिशत ज्ञात करो भी। देखो भी, मैंने मान लिया भी वस्तु का क्रय मूल्य x है और विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? y हो जाएगा भी। ठीक है, अब देखो भी, अब पहले क्या है भी, ये आपका कॉस्ट प्राइस है और ये आपका सेलिंग प्राइस है। तो यहां पे आपके पास में लाभ क्या हो जाएगा? तो लाभ होता है विक्रय मूल्य माइनस में क्रय मूल्य। तो ये आपके पास में पहली कंडीशन में लाभ आ गया। अब क्या कर दिया? विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया, तो क्रय मूल्य तो x ही है, विक्रय मूल्य 2y हो गया अभी। अब उसकी दूसरी कंडीशन में जो लाभ है वो कितना आ जाएगा? तो 2y माइनस में x। ठीक है, अब ये बोलता है भी लाभ 3 गुना हो जाता है। ये जो लाभ है ना वो पहले वाले का 3 गुना हो जाता है भी। तो देखो भी, ये 2y माइनस में x पहला, ये दूसरा लाभ है, और ये है वो आपका y माइनस एक्स है। y माइनस एक्स यानी पहले वाले लाभ का 3 गुना हो जाता है। तो पहले लाभ को 3 गुना कर देते और बराबर हो जाएंगे भी। तो ये आपके पास 2y माइनस में x बराबर में 3y माइनस में आपके पास में क्या आ जाएगा अभी? 3x। अब ये देखो भी, 2y आपका इधर आएगा तो बचेगा क्या? y। 3x इधर जाएगा तो आपके पास में बचेगा 2x बराबर। अब देखो भी, यहां से y को इधर ले जाऊं और x को इधर 2 को इधर ले आऊं तो ये हो जाएगा x बट्टे y बराबर में 1/2। आपके पास में ये यानी विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात आ गया भी। क्रय मूल्य कितना था? 1 रुपए था। विक्रय मूल्य कितना हो गया? 2 रुपए। तो लाभ कितने का हुआ? 1 रुपए का। कितने पर? 1 रुपए पर इंटू 100। तो यहां पे आपके पास मान कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा, जो कि 100% लाभ यानी सी ऑप्शन हो जाएगा आपका। आगे देखो भी, 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 12 है। यदि अंकों के क्रम को उलट दिया जाए तो प्राप्त नई संख्या का 7 गुना, प्राप्त नई संख्या का 7 गुना है वो मूल संख्या के 4 गुने के बराबर हो जाता है। तो संख्या ज्ञात करो। अब ऐसे क्वेश्चनों को आप क्या करोगे? यहां पे ऑप्शन के हिसाब से करोगे। देखो, सभी का योग 12 आ रहा है। अब मैंने इसकी संख्या का अंकों को चेंज किया तो ये कितना हो गया आपके पास में? 48 हो गया। इनको चेंज किया तो ये 57 हो गया। इनको चेंज किया तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा? 84 हो गया। और इनको चेंज किया तो ये आपके पास में 75 हो गया। चीजें समझ में आ गई? अब इसने ये भी बोला है भी नई संख्या का 7 गुना, इसको मैं 7 से गुना करता हूं, और पुरानी संख्या का 4 गुना के बराबर है तो इसको 4 से गुना करेंगे। अब इसको 7 से गुना करना है, इसको 4 से गुना करना है, इसको 7 से गुना करना है और इसको 4 से गुना करना है, और इसको 7 से गुना करना है, 7 से गुना करना है और इसको 4 से गुना करना है। देखो अभी बराबर आना चाहिए मान। अब यहां से देखें भी, यहां से शुरू करते हैं पहले। 7 5 35 यानी इकाई का अंक 5 आएगा, और 4 7 28 इकाई का अंक क्या आएगा? 8 आएगा। तो इसका मतलब ये तो नहीं हो सकती, बराबर नहीं आ रहा इकाई का अंक, तो संख्या भी बराबर नहीं होगी। 7 चौके 28। अब देखो भी, 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 चौके 28 यानी इकाई का अंक मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, और 4 8 32, इसका 2 आ रहा है तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। 4 5 20, 0 आ गया, 7 7 49, 9 आ गया, तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। तो आपके पास में ऑप्शन ही एक बचा। देख लो भी, 4 चौके 16 और 7 8 56, इसका भी इकाई का अंक 6 और इसका भी 6, तो इसका मतलब 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। बाकी गुणा करने की जरूरत नहीं है आपको। आगे देखो भी, इसने क्या बोला है भी, टोटल जो कुल आपके पास में मोबाइल फोन का निर्माण किया गया वो 12,40,000 का किया गया। अब आपको बताना भी कंपनी ABC द्वारा मोबाइल फोनों की कितनी इकाइयों का निर्माण किया गया। 100% का मान आपके पास में कितना है? 12,40,000 है। ठीक है, तो 1% का मान कितना आ जाएगा? तो 12,400 आ जाएगा। आपको ABC यानी 28% का मान ज्ञात करना है तो इंटू कर दो आप 28, तो ये हो जाएगा आपके पास में 0 और 0, 8 चौके 32, और ये आ जाएगा 3, और 12 8 96, 96 और 3 कितने हो जाएंगे भी? 99 हो जाएगा। ये हो जाएगा 0 0 8 और 2 2 4 और 2 1 2, तो यहाँ पे 0 0 2 और 17, 9 और 4 13 और 1 14, और ये आपके पास में कितना हो जाएगा? 34 7200 पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा भी इसमें। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसने बोला है भी चार क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 160 है
सबसे छोटी संख्या आपको बतानी है भी। देखो भी, मैं पहली संख्या मान लेता हूं भी x है। अब आपको पता है भी विषम संख्या कब आती है, क्रमागत विषम संख्या ये कब आती है, जब आप उसमें सम संख्याएं जोड़ोगे। जैसे एक में मैंने 2 जोड़ा तो 3 आ गया, और 3 में मैंने 2 जोड़ा तो 3 2 5 आ गया, ठीक है ना। तो पहली x है तो दूसरी x प्लस 2 हो जाएगी भी, तीसरी x प्लस 4 हो जाएगी, और चौथी है वो x प्लस है आपके पास में कितनी हो जाएगी, x प्लस 6 हो जाएगी भी, ठीक है। तो सभी का योग है वो 160, चारों का योग कितना है भी 160 है, तो चारों का योग 160 हो गया। 1 2 3 4 यानी 4x प्लस में 10 और 2 12 बराबर में 160। तो यहां पे 4x बराबर कितना हो जाएगा, तो 12 इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये आपके पास में हो जाएगा 10 में से 2 गया 8, और यहां से आपके पास में 15 यानी 148 आ गया। तो x का मान कितना आ जाएगा, तो 4 3 12 4 7 28 यानी x का मान 37। तो सबसे छोटी संख्या x है, तो इसका मतलब 37 एक नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट, अब इसमें देखो भी, यहां से PAS का कोड 231 है, TIM का कोड 547 है, और MAIL का कोड 4627 है। तो AIM का कोड आपको ज्ञात करना है। देखो भी यहां पे इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में एक तो I कॉमन आ रहा है, एक M कॉमन आ रहा है, बाकी कुछ कॉमन नहीं आ रहा। M यहां पे है और I भी है। दोनों की संख्याओं में देखो क्या कॉमन आ रहा है, यहां पे 5 आ रहा है, इसमें 5 तो नहीं है, इसमें 4 आ रहा है, 7 आ रहा है, इसमें भी 4 और 7 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, M और I का जो कोड है वो कितना है, 4 और 7 है। फिर 4 M का पता नहीं है, M का 4 है या 7 है, लेकिन M और I दोनों का पता ये अभी 4 और 7 है, ठीक है भी। M का भी 4 हो सकता है, I का भी 4 हो सकता है। तो अगर M का 4 है तो I का 7 होगा, और I का 4 है तो M का 7 होगा भी। आगे यहां पे देखो भी PAS, और ये देखो भी आपके पास है MAIL, दोनों में A कॉमन आ रहा है भी, दोनों में क्या है, A कॉमन आ रहा है, इसमें भी A है और इसमें भी A है। तो यहां पे देखो भी इसमें 2 है, इसमेम भी 2 है, तो इसका मतलब आपका अगर मैं इसमें A और लगा दूं तो यहां पे इसका कोड एक 2 भी आ जाएगा। तो आपके पास में देखो भी AIM, इसमें भी AI और M है, तो 472 यानी 472 के अलावा अगर कोई संख्या है, इसमें देखो भी 4 और ये आपके पास 7 और 2 आ रहा है, 4 7 2 आ रहा है, तो इसका मतलब पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। इसमें 5 आ रहा है, ये नहीं होगा, इसमें 6 आ रहा है, ये भी नहीं होगा, इसमें 5 आ रहा है तो ये भी नहीं होगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, एक नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी प्रश्नवाचक स्नेह के स्थान पे क्या आएगा, तो 7 से छोटी संख्या होती है 6, मल्टीप्लाई कर दिया सामने वाली संख्या आगे 42। 9 से मल्टीप्लाई, 9 से छोटी संख्या होती है 8, 8 नहीं 72 सामने वाली संख्या आगे, और 11 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 में दाया 110, एक नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट, एक आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अगर कोई भी दोस्त है वो एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन अगर लेना चाहता है, तो यहां पे आपको क्या है, एक ऑफर दिया जा रहा है अभी। एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन हमने एक कोर्स लॉन्च किया है, जिसके अंदर आपको क्या मिलता है, अगर कोई बंदा एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन लेता है तो उसमें आपको टारगेट अब एप्लीकेशन के ऊपर जितनी भी टेस्ट सीरीज है वो सारी की सारी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी भी, ठीक है। और जितने भी टारगेट अब एप्लीकेशन के ऊपर नोट्स हैं वो सारे के सारे आपके लिए अनलॉक हो जाएंगे, और जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर की PDF है वो सारी की सारी आपके लिए क्या हो जाएगी, अनलॉक हो जाएगी। और जितनी भी यूट्यूब के ऊपर क्लासें लग रही है और लगनी है उन सभी की PDF है वो आपके लिए अनलॉक हो जाएगी, ठीक है। मात्र ये एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन आपको 99 रुपीज के अंदर मिल रहा है, और 12 महीने की वैलिडिटी के साथ में, 12 महीने की वैलिडिटी के साथ में ये आपको एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है, जिसके अंदर आपको टारगेट अब एप्लीकेशन के ऊपर जितने भी कोर्सेज हैं वो सारे के सारे आपके लिए 12 महीने के लिए अनलॉक हो जाएंगे भी। तो जो भी बंदा एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन का अगर लाभ उठाना चाहता है तो उठा सकता है, वैसे आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है। अभी चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। अब इसमें देखो भी, क्या परीक्षा में नकल करने वाले विद्यार्थियों को दंडित किया जाना चाहिए? नहीं, नकल करना सफल लोगों के बीच एक आम बात है, बिल्कुल गलत बात है। अभी आगे देखो भी, हाँ, चूंकि परीक्षा किसी व्यक्ति की क्षमता का आकलन करने के लिए आयोजित किया जाता है, इसीलिए उन्हें ईमानदारी से परीक्षा देनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। दूसरा सही है भी, परीक्षा कैसे लेते हैं, परीक्षा है वो क्यों ली जाती है भी, बच्चे का आकलन करने के लिए भी, कितना पढ़ा है, कैसा दिमाग है, याद हो रहा है या नहीं हो रहा, उसका आकलन करने के लिए परीक्षा ली जाती है। अगर बच्चा नकल ही करेगा तो उनके आकलन का पता नहीं लग पाएगा। तो आपका 2 नंबर तर्क सही है, तो आपका 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसमें। आगे देखो भी नेक्स्ट, दिए गए
विकल्प में से असंगत कौन सा है? तो इसमें आपका जूस असंगत हो जाएगा भाई, ये एक लिक्विड है और इसको पिया जाता है। पत्थर है, सॉलिड है, रबर भी सॉलिड है और धातु भी एक प्रकार से सॉलिड है, तो ये आपके बाकी सारे सॉलिड में आ जाएंगे। जूस है वो एक पेय पदार्थ है भी। आगे देखो भी, यदि किसी वर्ष में 26 अगस्त को बुधवार है तो उस महीने में कितने सोमवार होंगे? देखो भी, इस प्रकार से कर लो आप, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब देखो भी, 7 2 14, 7 3 21, 7 चौके 28। अब 28 के बाद में यहां से शुरू होगा तो 29 30 और 31। अब देखो भी, अगर 29 30 31 यानी 1 2 और 3 के ऊपर कोई भी वार आता है वो 5 बार आएगा भी। 31 का महीना होता है, अगस्त है। अब उसके अंदर क्या है भी, अगर कोई संख्या 1 2 और 3 के ऊपर आती है तो वो कितनी बार आ जाएगी? 5 बार आ जाएगी, ठीक है। बाकी सारी 4 बार आएगी। तो देखो भी, 26 अगस्त है, 26 ये आपके पास में क्या है भी? 27 है, 28 है, इससे पहले 27 और इससे पहले आपके पास में क्या है? 26 है। अब देखो भी, इसको क्या है भी, 5 तारीख को क्या हो जाएगा भी? बुधवार हो जाएगा। 5 तारीख को बुधवार है तो आपको ज्ञात करना है सोमवार। आपको तो उस महीने में कितने सोमवार हैं ये देखना है। तो यहां पे 4 तारीख को मंगलवार और 3 तारीख को बुधवार, 3 तारीख को सोमवार। तो 3 तारीख को सोमवार है तो इसका मतलब क्या है भी? 5 बार सोमवार आएंगे। डी ऑप्शन हो जाएगा आपका। अब इसको देखो भी, एक प्रकार से एक वर्ग बना लेते हैं इसको। इस प्रकार से एक सर्कल के रूप में एक वर्ग बना लिया हमने, और इस वर्ग का जितने आपके पास में क्षैतिज के अंदर है इतने ही ऊर्ध्वाधर में वर्ग होने चाहिए भी। देखो भी, 1 2 3 और 4, इसका स्क्वायर कर दो भी, 16 9 4 और 1, सभी को जोड़ दो तो आपके पास में कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। अब देखो भी, एक आपका ये रहा और एक आपका ये रहा और एक आपका ये रहा, प्लस में 3 कर दो, और एक आपका ये पूरा रहा भी, एक आपका ये पूरा वर्ग रह गया तो प्लस में आप कर दो 1, तो आपके पास में 34 इसमें वर्ग आ जाएंगे भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है 16 ग्राम ठोस सल्फर S8 के अणुओं की संख्या कितनी है? आपको पता है भी, सल्फर का जो द्रव्यमान होता है वो 32 होता है भी, लेकिन S8 है, यहाँ पे S8 है, सल्फर S8 होता है। तो यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 2 16, 8 3 24 और 1 25 यानी 256 ग्राम आ गया। कहने का मतलब क्या है भी, सल्फर के एक अणु में द्रव्यमान कितना होता है? 256 ग्राम होता है भी। सल्फर के एक अणु के अंदर है वो कितने सल्फर के एक अणु में कितने ग्राम वजन होता है? 256 ग्राम वजन होता है। तो 256 ग्राम वजन बराबर एक अणु होता है भी सल्फर का, ठीक है। तो 1 ग्राम वजन में कितना हो जाएगा? तो 1/256 ग्राम हो जाएगा भी। आपको क्या है? 16 ग्राम का निकालना है, तो 16 ग्राम में कितने अणु हो जाएंगे? तो 1 इंटू कर दो आप 16 से, तो 16 इंटू 16 तो ये हो जाएगा 256। तो आपके पास में यहाँ पे 16 ग्राम का मान कितना आ गया? 1/16 आ गया, 1/16 आ गया। आपको पता क्या है? आपको पता है भी 1 मोल बराबर अवोगाद्रो संख्या की अगर मैं बात करूं तो 6.022 इंटू 10⁻23 होता है भी, 10⁻23 होता है। अब आपको 1/16 ज्ञात करना है इसका, तो इसका भी 1/16 ज्ञात कर दो भी। तो ये अवोगाद्रो संख्या है 6.022 और इसका 16 से आप डिवाइड करोगे और इंटू 10 की पावर कितनी है भी? 10⁻23 है। तो 1 0 में यहां पे लगा दूं तो 10 की पावर अब कर दूं मैं 22, 10 की पावर कितनी कर दूं? 22 कर दूं, 16 का भाग दे दो इसमें, तो यहां से आपका जो पॉइंट अटकर के कहां पे आ जाएगा? यहां पे आ जाएगा भी, ठीक है। तो 16 चौके 64 ज्यादा हो जाते हैं, 16 3 48। देखो भी 3 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। यहां से देखो भी ये 3 है, तो आपका राइट आंसर का पहला ही ऑप्शन यानी 6। ये मैंने क्या किया भी, ये पावर कितनी थी? 23 थी ना, तो उसमें से एक पावर कम कर दी, 1 0 यहां पे लगा दिया, 1 0 यहां पे लगा दिया, तो ये जो दशमलव पहले यहां पे थी और अब दशमलव कहां पे आ जाएगी? यहां पे आ जाएगी भी, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 1 नंबर ऑप्शन। अब देखो भी, Mg2 पॉजिटिव आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है? जहां पे भी आपको आयन मिले तो इसका मतलब क्या है भी? उसने स्थायित्व कंप्लीट कर लिया भी। उसने क्या किया है? स्थायित्व कंप्लीट कर लिया है। मैग्नीशियम के ऊपर 2 पॉजिटिव कब आता है? जब मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कोई भी तत्वों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कब आएगा? जब उसने इलेक्ट्रॉन को त्यागा है, और इलेक्ट्रॉन जब वो ग्रहण करेगा तो उस पर क्या आता है? नेगेटिव चार्ज आता है भी। यहां पे मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए और साथ में जहां पे भी आपको आयन ना मिले, सोडियम आयन है, मैग्नीशियम आयन है, तो इसका मतलब क्या है?
भी उन्होंने अपना स्थायित्व कंप्लीट कर लिया है, भी उन्होंने अपना स्थायित्व है वो कंप्लीट कर लिया है। तो यहां से देखो भी स्थायित्व कंप्लीट कर लिया है, तो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक है वो 12 होता है। भी मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है, जिसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 8 ही रह जाएगा। भी 2 और 8 यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। भी 2 8 2 नहीं होगा, 2 8 2 का मतलब ये होता है भी उसने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे नहीं है और प्लस चार्ज आ गया, तो इसका मतलब क्या? भी उसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, तो इसके बाद में उसके पास में इलेक्ट्रॉन 10 ही बचे। भी तो ये 2 और 8 आ जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। साबुन अणु में एक होता है, साबुन अणु होता है ना, उसमें एक तो जल रागी शिरा होता है, एक तो जल रागी शिरा होता है, एक आपका जल विरागी शिरा होता है। एक आपका क्या होता है? जल विरागी। एक तो जल स्नेही शिरा होता है और एक आपका क्या होता है? जल विरागी शिरा होता है। अब देखो भी जल रागी शिरा कौन सा होता है? जिसे अपन क्या बोलते हैं? शीर्ष, जिसे अपन बोलते हैं शीर्ष शिरा होता है ना, शीर्ष शिरा या शीर्ष शिरा। ये क्या होता है? ये आपका जल का स्नेह होता है, जल स्नेही होता है, जल स्नेही होता है। और पूंछ होती है ना, पूंछ, वो क्या होती है? वो आपकी जल विरागी होती है। भी ये क्या होती है? विरागी होती है, ये आपकी विरागी हो जाएगी। तो आपका जल स्नेही शीर्ष हो गया और एक जल विरागी पूंछ हो जाएगी। भी ठीक है, शीर्ष है वो तो स्नेह करता है और पूंछ है वो क्या करती है? विरागी करती है, जल में घुलनशील नहीं है। भी ये ठीक है, शीर्ष है वो जल में घुलनशील होता है और जो आपकी पूंछ है वो जल के अंदर घुलनशील नहीं होती, ये मेल के अंदर घुलनशील होती है। भी ये मेल के अंदर है वो गंदगी के अंदर घुलनशील होता है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा आपका। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें बताना है भी किसी पदार्थ के उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र में जाना है, उसे क्या कहते हैं? यानी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता में जाना है तो उसे बोलते हैं विसरण। उसे क्या बोला जाता है? विसरण बोला जाता है। भी वाष्पीकरण किसे बोला जाता है? तो वाष्पीकरण आपका ये हो जाएगा भी अपन ने ताप दिया और जल का वाष्पीकरण हो गया, यानी वाष्प बन गई, तो वो वाष्पीकरण हो जाएगा। ऊर्ध्वपातन क्या होता है? ठोस से सीधे गैस में बदलना, ठोस से सीधे गैस में बदलना क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। जैसे ठोस CO2 है, कपूर है, ये क्या करते हैं? ठोस से डायरेक्ट द्रव में बदले बगैर क्या हो जाते हैं? गैस में बदल जाते हैं। भी तो इसे, इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। संघनन किसे कहा जाता है? तो संघनन गैस से द्रव में बदलना, गैस से द्रव में बदलना क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। श्वसन के लिए लिए गए ऑक्सीजन से क्या बनता है? श्वसन के लिए लिया गया जो ऑक्सीजन है उससे मेटाबॉलिक जल बनता है। भी मेटाबॉलिक जल बनता है, बी ऑप्शन हो जाएगा। भी अपचायक पदार्थ वह है, अब एक होता है अपचायक और एक होता है अपचयन, दोनों अलग अलग है। भी अपचयन, ठीक है। अब अपचायक और अपचयन दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अपचायक कौन सा होता है? जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है वो आपका अपचायक होता है, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो क्या होता है? आपका अपचयन होता है। इससे अपन क्या बोलते हैं? अपचयन को ऑक्सी कारक बोलते हैं। भी ऑक्सी कारक बोला जाता है। और इससे अपन क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण बोलते हैं या फिर उपचयन बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? उपचयन बोला जाता है। तो इलेक्ट्रॉन का त्याग अपचायक किसे कहते हैं? अपचायक उपचयन को कहते हैं। और उपचयन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। इसमें आपको बताना भी 1971 में रामेश्वरम कॉन्वेंटन ऑन वेटलैंड के तहत निम्नलिखित में से किसे मान्यता दी गई थी? तो ये हैदरपुर वेटलैंड को मान्यता दी गई थी। भी डी ऑप्शन हो जाएगा। भारत के किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था को 1956 में अपनाया गया था। 1956 में अपनाया गया था और 1956 में आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना आ गई थी। भी तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखो भी महिला एशिया हॉकी कप 2022, महिला एशिया हॉकी कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? तो इसके अंदर आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? भी 80 नंबर के अंदर है वो आपका जापान हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट। अब इसमें आपको बताना है, यहां से देखो भी उपरोक्त बार ग्राफ 4 राज्य ए बी सी डी में तीन अनाज पी क्यू और आर के उत्पादन को दर्शाता है। अनाज पी के कुल उत्पादन में
एक राज्य का कितने प्रतिशत योगदान है। देखो भी अनाज पी का कुल उत्पादन कितना है, यहाँ पे 15 हो रहा है, यहाँ पे आपका 5 हो रहा है, यहाँ पे आपका 25 हो रहा है और इसके अंदर है वो आपका 15 को हो रहा है भी, इसमें 15। तो टोटल जोड़ लो भी, ये 15, 25 और 15, उसके बाद में 5, तो ये आपके पास 15, 15, 30, 30 और 30 60, तो ये कितना हो जाएगा भी 60 आ जाएगा। टोटल है वो उत्पादन कितना हुआ, 60 हुआ। टोटल उत्पादन 60 हुआ और उस 60 में से ए का योगदान कितना है, 15 का योगदान है, तो 15 है वो 60 का कितना प्रतिशत है, इस प्रकार से निकाल लो। तो 15 एकम 15, 15 चौके 60 और 4 से ये 25 बार कट जाएगा भी। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 25% योगदान दे रहा है भी। ठीक है, ए है वो 25% योगदान दे रहा है। आगे देखो भी नेक्स्ट, तूफान के कारण एक टेलीग्राफ खंभा टूट गया और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि टेलीग्राफ खंबे का शीर्ष जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है भी। इस प्रकार से कोई खंबा था और वो मान लो भी यहां से टूट गया, ठीक है, और ये ऊपर वाली है वो यहां पे आगे गिर गई। अब इनके साथ में 30 डिग्री का एंगल बनाता है भी। अब यहां से आपको बताना है खंबा का पाद बिंदु, खंबा का जो पाद बिंदु है वो 8√3 मीटर की दूरी पर जमीन से मिलता है भी। तो ये जो दूरी है वो आपको 8√3 मीटर दे दी भी। आपको पता है भी लंब और आधार में किसमें रिलेशन होता है, LAL लाल बट्टा कक्का होता है भी। लाल बट्टा कक्का लंब और आधार में tan में रिलेशन होता है। tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर में लंब कितना है L या फिर H लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पे आधार कितना है तो 8√3 हो जाएगा भी। ठीक है, तो इसमें L का मान कितना हो जाएगा, L का मान है वो ये आपका इधर जाएगा तो आपके पास में आ जाएगा 8√3 अपॉन में 3। ठीक है, √3, तो यहां से आपके पास में √3 से √3 कैंसिल कर दो तो L का मान आपके पास में कितना आ गया, 8 आ गया। L का मान आपके पास में कितना आ गया, 8 आ गया। यानी ये जो दूरी है यहां से लेकर के और यहां तक की जो दूरी है वो कितनी आ गई आपके पास में, 8 आ गई। अब देखो भी आपको क्या ज्ञात करना है, कर्ण ज्ञात करना है भी। ये कर्ण भी ज्ञात करना है भी। टोटल दूरी पूछी है ना उसने, टोटल खंबे की दूरी, तो ये यहां से लेकर के और यहां तक आपके पास में 8 आ गई। अब ये जो दूरी है वो भी आपको ज्ञात करनी पड़ेगी, फिर दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर होता है। कर्ण स्क्वायर बराबर में आपके पास में कितना होता है, आधार स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर 64 और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा भी, और प्लस में 8 का स्क्वायर 64। तो ये 8 चौके 3 चौके 12 और 18 और 1 19, 192 प्लस में 64 जोड़ दो भी, तो ये हो जाएगा आपके पास में 6, 9 और 6 15, 1 और 256। यानी कर्ण स्क्वायर का मान आपके पास में कितना आ गया, कर्ण स्क्वायर का मान आपके पास में 256 आ गया। स्क्वायर हटाओगे रूट लग जाएगा इसके ऊपर, तो कर्ण का मान आपके पास में 16 आ गया। कहने का मतलब कर्ण 16 है, लंब 8 है, दोनों को जोड़ दें तो 16 और 8 24, 16 प्लस में 8 बराबर में 24। तो यहां पे खंबे की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 24 मीटर हो जाएगी। नेक्स्ट देखो भी अगला क्वेश्चन आपके सामने। अब इसके अंदर आपको बोला गया है भी यदि किसी वर्त का व्यास AB को हो तथा A और B के निर्देशांक क्रम से आपके पास में 4:6 4,6 और -2,2 है, तो ये एक कोई वर्त मान लो भी। ठीक है, इसका ये व्यास है, ये A बिंदु है और ये B बिंदु है, और इसका ये 4 6 के रूप में है और ये आपका क्या है -2 और 2 के रूप में है। तो वर्त का केंद्र का निर्देशांक ज्ञात करना है। वर्त के केंद्र के निर्देशांक क्या होते हैं, x1 प्लस में x2 बटे 2 और y1 प्लस में y2 बटे 2। तो यहां पे ये x1 और y1 है और ये x2 और y2 है, तो यहां पे आ जाएगा आपके पास में 4 और -2 बटे आपके पास में 2, और ये हो जाएगा आपके पास में 6 और प्लस में 2 बटे 2। तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा भी। यहां पे देखो भी 6 2 8, 8 को 2 से डिवाइड करोगे 4, तो यहां पे केंद्र के जो निर्देशांक है कितने आ जाएंगे, 1,4 आ जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। अगर ये तो क्या था, ये फॉर्मूला है वर्त के केंद्र बिंदु ज्ञात करने का। अगर त्रिभुज के केंद्र बिंदु ज्ञात करने का फॉर्मूला पूछ ले तो भी, तो x1 प्लस में x2 प्लस में x3 बटे क्या हो जाएगा 2 बटे आपके पास में 3, और यहां पे हो जाएगा y1 प्लस में y2 प्लस में y3 अपॉन में आपके पास में 3 हो जाएगा।
अब अगला क्वेश्चन देखो भी 84 नंबर क्वेश्चन, x प्लस वाई बराबर 27, एक्स स्क्र प्लस वाई की स्क्र बराबर 425 है। आपको ज्ञात करना है x माइनस वाई का होल स्क्र ज्ञात करना है। अब इसके अंदर देखो भी क्वेश्चन को यहां पे सोल्व करते हैं। आपको पता है भी दोनों ओर मैं क्या कर देता हूं, इसका स्क्वायर कर देता हूं। दोनों ओर स्क्वायर कर दूं तो ये हो जाएगा आपके पास में x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर में 7 का स्क्वायर करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 27 का स्क्वायर करूंगा तो 729 हो जाएगा। अब इसको ओपन करेंगे तो x की स्क्वायर प्लस में ये हो जाएगा आपके पास में y की स्क्वायर और प्लस में 2xy बराबर में आपके पास में कितना हो जाएगा, 729 हो जाएगा। अब देखो भी आपके पास में यहां पे x की स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर का मान कितना है, 425 है, ये दे रखा है यहां पे। तो ये 425 यहां पे रख दो, 425 प्लस में 2xy बराबर में ये 425 प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 425 729 में से जाएगा तो आपके पास में कितना बचेगा, ये 304 बचेगा भी। 304 मान किसका आया, 2xy का मान आ गया। तो xy का मान कितना आ जाएगा आपके पास में, xy का मान आपके पास में आ जाएगा, 2 से डिवाइड कर दो भी, 2 एकम 2, 2 5 10 और 2 2 4। तो xy का मान आपके पास में 152 आ गया। xy का मान आपके पास में 152 आ गया। देन उसके बाद में यहां से आपको अब फॉर्मूले के अंदर मान रख दो, फॉर्मूले के अंदर है वो मान रखोगे तो इसमें आ जाएगा आपका। अब इसको ओपन कर दो भी, आप ओपन करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर और माइनस में 2xy होता है भी, ठीक है। अब इसमें मान रख दो भी, तो x प्लस x की स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर का मान कितना होता है आपके पास में, ये होता है 425। तो इसमें 425 यहां पे रख दो भी, 425 और माइनस 2xy का मान कितना है आपके पास में, तो ये है आपके पास में 152। अब मल्टीप्लाई करवा दो भी, 425 और ये आपके पास में 2 2 4, 2 2 4, 2 5 10 और 1 और 2 एकम 2 और 1 3, यानी 304 इसमें से माइनस कर दो भी। तो 5 में से 4 गया 1 और ये बच गया 2 और ये 1, 121 आ जाएगा भी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये 121 हो जाएगा, जो कि डी ऑप्शन हो जाएगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी आगे आपके पास में है, इसमें 10 मीटर ऊंचे शंक्वाकार तंबू के आधार की परिधि 44 मीटर है। तो इस तंबू को बनाने के लिए प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पाई आर एल होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला। अब देखो भी 44 सेंटीमीटर परिधि है, परिधि अगर 44 है तो उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी भी, 7 हो जाएगी। याद रखना है ट्रिपलेट इस प्रकार से ट्रिपलेट के रूप में होता है भी, ये मैं यहाँ पे बता देता हूं भी। अगर 7 त्रिज्या है, 7 त्रिज्या है तो 44 उसकी परिधि होगी और 154 उसका क्षेत्रफल होगा भी, ठीक है। ये 35 तक आप याद कर लो, रट लो, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट ट्यूशन हो जाएंगे इससे। 14 अगर त्रिज्या है तो 88 उसकी परिधि हो जाएगी और 616 है वो उसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। अगर 21 आपके पास में त्रिज्या है तो उसकी 132 परिधि हो जाएगी और ये 1386 है वो उसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा भी। अगर 28 उसकी त्रिज्या है तो 176 उसकी क्या हो जाएगी, परिधि हो जाएगी और ये 2464 है वो उसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। अगर 35 उसका क्षेत्रफल है, त्रिज्या है तो 220 उसकी त्रिज्या परिधि हो जाएगी और ये आपके पास में कितना हो जाएगा, 3850 है वो उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो 88 इसने बोला भी 44 उसकी परिधि है तो इसका मतलब 7 उसकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी, 7 उसकी त्रिज्या हो जाएगी। तो यहां से आपके पास में 7 उसकी त्रिज्या होगी भी और 10 मीटर ऊंचे शंक्वाकार 10 मीटर ऊंचे शंक्वाकार तंबू के आधार की परिधि आपको दे रखी है। तो L ऊंचाई ज्ञात करनी है भी आपको, पहले तो ऊंचाई ज्ञात करनी पड़ेगी ना, त्रियक ऊंचाई ज्ञात करनी पड़ेगी। त्रियक ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है, शंकु में त्रियक ऊंचाई ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है L बराबर होता है आपके पास में रूट और h की स्क्वायर प्लस में r की स्क्वायर। तो h की स्क्वायर, h कितना है 10 है, 10 का स्क्वायर यानी 100 और ये कितना हो जाएगा, r का स्क्वायर कितना है आपके पास में, तो r का स्क्वायर है आपके पास में 7 और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 49। तो ये आपके पास में रूट के रूप में है तो आपका आ जाएगा 149, कितना आ जाएगा भाई 149 रूट के अंदर आ जाएगा। त्रियक ऊंचाई कितनी आ जाएगी भी आपके पास में, रूट 149 आ जाएगा भी। अब फॉर्मूले में रख दो, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है पाई आर एल। तो पाई का मान कितना होता है 22/7 इंटू आर का मान कितना है 7 इंटू यहाँ पे आपके पास में एल की
एल का मान कितना है, रूट 149 है। 7 से 7 कैंसिल कर दो तो ये हो जाएगा 22 और रूट 149। 22 इंटू रूट 149 हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये सी ऑप्शन हो जाएगा। 22 इंटू रूट 149 से वर्ग मीटर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो भी यहां पे आपको क्या करना है, सार्थक रूप से क्रम लगाना है भी, सार्थक रूप से इसमें आपको क्रम बताना है। अब इसके अंदर देखो भी सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले इसमें आ जाएगा ताल्लुक, ताल्लुका आ जाएगा भी, सबसे पहले ताल्लुका आएगा। तो यहां पे आपके पास में ताल्लुका आ गया। उसके बाद में ताल्लुक से क्या बन जाएगा, गांव बन जाएगा भी, ताल्लुक से गांव बन जाएगा क्या, तो सबसे पहले गांव आएगा और गांव से फिर ताल्लुक बनेगा भी, यानी यहां पे आपका सबसे पहले क्या आएगा, गांव आ जाएगा और गांव से आपको क्या है, ताल्लुक बन जाएगा और ताल्लुक से आपका क्या बन जाएगा, जिला बनेगा और जिला से फिर राज्य बनेगा और राज्य से आपका फिर राष्ट्र बन जाएगा। तो सबसे पहले 2 नंबर, सबसे पहले आपका क्या आएगा अभी, 2 नंबर आएगा और फिर आपका इसके अंदर आ जाएगा 3 नंबर, ताल्लुक बनेगा, गांव से ताल्लुक और ताल्लुक से फिर आपका जिला। तो 2, 3 और 4, 2, 3 और 4 और फिर आपका राज्य बनेगा और राज्य से फिर आपका राष्ट्र बनेगा। तो इसका मतलब क्या है, सी ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट बेमेल बताना है। 16, 125, 13, 31, 27, ये 5 की क्यूब होती है भी, ये 11 की क्यूब, ये 3 की क्यूब और ये 4 का स्क्वायर होता है भी, तो ये आपका इसमें असंगत हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भी 88 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बोला गया है भी एक लड़की 13 किलोमीटर पूर्व में चलती है, तो ये लो 13 किलोमीटर पूर्व में चला दिया। उसके बाद में वह बाएं मुड़ती है और फिर से, यानी 13 किलोमीटर पूर्व में चलती है, बाएं मुड़ती है, फिर से बाएं मुड़ती है। तो देखो भी 2 बार बाएं मोड़ना है आपको, एक तो हमने बाएं मोड़ दिया ये लो, और फिर से बाएं मोड़ती है तो ये लो बाएं मोड़ दिया, और अंत में वह दाहिने मुड़ने से पहले फिर से दाएं मुड़ती है, यानी अंत में दाहिने मुड़ने से पहले दाएं मुड़ती है, यानी 2 बार अब आपको दाएं मोड़ना है। 2 बार दाएं मोड़ना, तो एक बार ऊपर की ओर दाएं मुड़ गया और फिर दोबारा से दाएं मोड़ना है। तो ये लो, अब उसका मुख किस दिशा में, तो अब उसका मुख पूर्व दिशा में अभी। ठीक है, अब उसका मुख है वो पूर्व दिशा में है, तो आपका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। चीजें समझ में आ गई। अब देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, क्या ग्रामीण महिलाओं को मुफ्त कंप्यूटर शिक्षा दी जानी चाहिए क्या, बताओ भी, क्या ऐसा कोई ऑफर लेके आना चाहिए क्या भी, ग्रामीण महिलाओं को मुफ्त कंप्यूटर शिक्षा दी जानी चाहिए। हाँ, हर ग्रामीण महिला को अपने जीवन में तेजी लाने के लिए कंप्यूटर का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और यह महिला सशक्तिकरण का हिस्सा हो जाएगा भी। तो बताओ भी ऐसा हो सकता है क्या, तो इसके अंदर है वो ऐसा, ये तो हो सकता है भी हर ग्रामीण महिला को अपने जीवन में तेजी लाने के लिए कंप्यूटर ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और यह महिला सशक्तिकरण का हिस्सा है, ये बात बिल्कुल सही है। तो यहां पे ये बात सही है क्या, इसके अंदर आपका 89 में सी, पहला तर्क तो सही हो जाएगा भी, इसके अंदर पहला तर्क है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा तर्क देखो भी, नहीं, जो महिलाएं इसमें रुचि रखती है वे अपने आप सीख लेगी, अनिवार्य कार्यक्रम बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो ये बात गलत है भी। ठीक है, ये बात बिल्कुल गलत है, तो यहां पे पहला तर्क सही है इसमें। तो आपका पहला तर्क सही है, तो इसका मतलब कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। इसके अंदर सी जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट, अब यहां पे इसने बोला भी एक व्यक्ति सुबह के समय उत्तर की दिशा में मुख करके चलना प्रारंभ करता है भी, तो यहां से उत्तर की दिशा की ओर मुख करना प्रारंभ किया, चलना प्रारंभ कर दिया, और उसके बाद में उत्तर की दिशा नहीं बोल रहा है, ये सूर्य की दिशा बोल रहा है ना। एक व्यक्ति सुबह के समय सूर्य की दिशा में मुख करके चलना प्रारंभ करता है, तो ये लो सूर्य की दिशा में चला दिया। कुछ समय पश्चात वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है, तो ऊपर की ओर मुड़ेगा भी, और बाईं ओर मुड़ता है, उसके बाद वह फिर से बाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर मुड़ेगा, तो ये लो वापस पश्चिम की ओर मुड़ जाएगा। अब वह किस दिशा में चल रहा है, तो अब वह पश्चिम दिशा में जा रहा है भी, अब वह पश्चिम दिशा में जा रहा है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन देखो भी, ए और बी या तो समान आयु के हैं या
ए और बी या तो बराबर है भी, ठीक है, और या इसने क्या बोला है, या तो बराबर है या तो ए बी से बड़ा है। ए है ना वो बी से बड़ा, तो इसमें ये लग जाएगा, ये निशान लगेगा। सी और डी समान आयु के हैं या डी बड़ा है सी से, तो डी बड़ा है सी से, तो ये इस प्रकार से आपका निशान लग जाएगा। उसके बाद में इसने बोला भी बी बड़ा है सी से, बी है वो सी से बड़ा है, बी है वो आपका सी से बड़ा है, तो इनमें से कौन सा पूर्ण रूप से सही होगा ये बताना है। तो बताओ भी ए बड़ा है क्या बी से, ये पूर्ण रूप से सही है क्या, नहीं बोल सकते भी ए है वो बी से बड़ा है। ये देखो भी ये निशान लगा हुआ है, या तो ए बड़ा है या फिर बराबर है, तो इसका मतलब पहला गलत है। दूसरा देखो भी बी और डी समान आयु के, बी और डी है वो समान आयु के हैं क्या, बी और डी है वो समान आयु के हैं क्या, नहीं भी, ये भी अपन नहीं बता सकते बी और डी समान आयु के हैं या नहीं है। डी बड़ा है क्या सी से, डी बड़ा है क्या सी से, इसमें देखो भी या तो डी बड़ा है या फिर बराबर है, तो ये भी बात गलत है। ए बड़ा है क्या सी से, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि सी से बी बड़ा है, सी से बी बड़ा है तो ए भी बड़ा होगा। अगर ए और बी दोनों बराबर होते हैं तो ए बड़ा ही होगा। अगर ए है वो बी से बड़ा होता है तो बड़ा होना ही है, क्योंकि बी सी से बड़ा है और यहां पे या तो ये बराबर है या फिर ये बड़ा है ए, तो इसका मतलब निश्चित रूप से डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। आगे देखो भी अमोनिया निर्माण की हेबर विधि में उत्प्रेरक प्रयुक्त होता है, तो कौन सी उत्प्रेरक का यूज किया जाता है, तो वो आयरन और मोलिब्डेनम का, आयरन प्लस में मोलिब्डेनम उत्प्रेरक का यूज किया जाता है अमोनिया की निर्माण में हेबर विधि। अगर शुद्ध नाइट्रोजन और शुद्ध हाइड्रोजन आपके पास में होते हैं तो अमोनिया होता है NH3, अमोनिया क्या होता है NH3 होता है, जिसमें नाइट्रोजन का आपके पास में 1:3 के अनुपात में मिलाना होता है भी। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को अगर आप 1:3 में मिलाते हैं तो आपका निर्माण किसका होता है, अमोनिया का निर्माण होता है भी, अमोनिया का निर्माण होता है। तो इसमें जो उत्प्रेरक का यूज किया जाता है वो आयरन और मोलिब्डेनम का यूज किया जाता है भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसमें दे रखा है किसी गैस का जो आयतन है, किसी गैस का जो आयतन है वो 11.2 लीटर है, तो इसमें अणुओं की संख्या बतानी है। आपको बता है भी एनटीपी पर गैस का जो 1 मोल बराबर कितना होता है, 1 मोल बराबर कितना लीटर होता है, 22.4 लीटर होता है भी, 22.4 लीटर होता है। इसने क्या दिया है 11.4 लीटर, तो इसका मतलब क्या है भी दोनों का कंपैरिजन कर दो, तो आधा किया है इसने भी, 1 मोल बराबर 22.4 लीटर होता है भी, एनटीपी पर जो आयतन होता है वो 22.4 लीटर होता है, लेकिन इसने 11.2 लीटर बताना है, 11.2 लीटर के ऊपर बताना है, तो इसका मतलब आधा बताना है। तो यहां पे अणुओं की संख्या, आवाद्रो संख्या कितनी होती है, आवाद्रो संख्या होती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23, तो यहां पे अगर इसका आधा किया है तो इसका भी आधा कर दो भी, आधा करोगे तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा, ये आपके पास में आ जाएगा 3.011 इंटू 10 की पावर 23 आ जाएगा भी। जैसा कि यहां पे एनटीपी पर वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर होता है। अब 22.4 लीटर 1 मोल का मान होता है, लेकिन यहां पे इसने क्या दे दिया 11.2 का दे दिया, यानी आधा कर दिया, आधा कर दिया, तो यहां पे अवोगाद्रो को भी आप आधा कर दो तो 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है भी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है किस राष्ट्र ने सर्वप्रथम 3D टेलीविजन प्रसारण की शुरुआत की थी, तो वो आपका चीन ने की थी भी, बी ऑप्शन हो जाएगा। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है भी, तो 96 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टीवी नरेंद्रन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा भी। मुरुगप्पा गोल्फ कप किस खेल से संबंधित है, तो मुरुगप्पा गोल्फ कप है ये आपका हॉकी से संबंधित हो जाएगा भी, मुरुगप्पा गोल्फ कप है वो हॉकी से संबंधित हो जाएगा। आंगा खां कप है ये भी हॉकी से संबंधित हो जाएगा भी, ठीक है। बेटन कप है ये भी हॉकी से संबंधित हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट, ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित PR श्रीजेश को किस राज्य का पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें, केरल राज्य का। 1949 में भारत का हिस्सा कौन बना था, तो आपका राइट आंसर होगा मणिपुर, मणिपुर है वो 1949 के अंदर है वो भारत का हिस्सा बनाया गया था, ठीक है। 15 अक्टूबर 1949 को भारत का हिस्सा बना था ये।
तो आपका राइट आंसर होगा मणिपुर। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने किस राज्य के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ली? तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? उत्तराखंड, सी ऑप्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने एक पेपर और कंप्लीट किया, एक मॉक टेस्ट और कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको प्रत्येक क्वेश्चन इजी तरीके से समझ में आए होंगे। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। और क्लास पसंद आई है तो दिल से लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ में, ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिले। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगा। अभी एप्लीकेशन का लिंक मैंने आपको आई बटन पर दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। तो आज की क्लास में इतना ही, भी मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।